युद्ध की शुरुआत भारत कभी नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमारे देश पे हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब हमें देना आता है कि जिससे वो हिमाकत दोबारा ना करे। एक अपना जीत अपनी। और हमने उन्हें बोला कि हमें नहीं पता हम सब वापस आएंगे या नहीं आएंगे जी, लेकिन लड़ेंगे और पहली गोली मेरे ऊपर आएगी तो लीड फ्रॉम द फ्रंट। हर जवान के पास 45 से 48 किलो का वेट रहता है, क्योंकि आप जो वेपन लेके चल रहे हो, जो गोला बारूद लेके चल रहे हो, नीचे से आप चल दिए, अब आप रुक नहीं सकते जब तक चाहे उस लड़ाई में 2 दिन लगे 3 दिन लगे, उसी वेपन से आपको लड़ना है जी। तो हम लोगों ने इनफैक्ट खाना निकाल दिया था अपने बैग से, पानी निकाल दिया था। हाँ। हमने कहा अगर ऊपर पहुंच गए और भारत माता का तिरंगा लहरा दिया तो खाना और पानी तो आ जाएगा, शायद उससे नहीं मरेंगे। और ये भी पता है कि या तो हम उसको जीतेंगे या तो वापस नहीं आएंगे। दिल में वतन को रखने। अब सिचुएशन ये थी कि खून आपका पानी की तरह बह रहा है और आप एक हाथ से रेडियो कंट्रोल से अपनी आर्टिलरी गन का फायर कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जो मेरा साथ था, मेरा बडी था, उसने जैसी इंजरी देखी तो पैनिक कर गया कि सबको बताना है। तो मैंने कहा चुप रहो, इस समय हमारा लक्ष्य हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने और कैप्टन विजन थापा ने 7 लेटर लिखा था, वो उनको वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जब उन्हें पहला लेटर उनके पेरेंट्स को लिखा था, वही लिखा था कि डैड व्हेन यू विल गेट दिस लेटर आई विल बी वॉचिंग यू फ्रॉम द स्काई, बट इफ आई टेक अनदर बर्थ आई स्टिल विश कि मैं इंडियन आर्मी में ही जाऊं। दिस वॉज माई सन विजयन थापर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर यूएस के पास है, इंडिया वहां कहाँ स्टैंड करता है उनके सामने? इंडिया अगर आप इक्विपमेंट्स वगैरह में देखो तो मे बी 6-7 नंबर पे आएगा, लेकिन इंडिया के पास एक सबसे बड़ी चीज है जो इन देशों के पास नहीं है, वो है इंडिया की विल पावर। नमस्कार दोस्तों, आज द राहुल रंजन शो पर हम सिर्फ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आज हम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम सब रात को चैन की नींद सोते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ सुरक्षा में जी पाते हैं, हम अपनी जिंदगी के सपने प्लान कर पाते हैं, लेकिन ये सेफ्टी फ्री में नहीं मिलती। इसके पीछे खड़े होते हैं इंडियन आर्मी के वे जवान और ऑफिसर्स जो बॉर्डर पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में और वॉर लाइक सिचुएशंस में हर पल देश के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आज पूरी दुनिया में कन्फ्लिक्ट का माहौल है। कई देश ऐसे हैं जहां उनकी आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है और उन देशों के लोग रोज डर, इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। इंडिया आज इसलिए सेफ है क्योंकि इंडियन आर्मी स्ट्रांग है, और इसीलिए ये पॉडकास्ट सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये इंडियन आर्मी और उनके बलिदान को समर्पित है। ये एपिसोड हर उस इंडियन के लिए है जो सिर्फ सैल्यूट नहीं करता, बल्कि ये भी समझना चाहता है कि यूनिफॉर्म के पीछे की लाइफ कैसी होती है, बलिदान का असली मतलब क्या होता है और नेशन फर्स्ट कहना ग्राउंड रियलिटी में कितना भारी होता है। और इसी संदर्भ में हमारे आज के गेस्ट हैं इंडियन आर्मी के एक वीर ऑफिसर, 1999 के कारगिल वॉर के फ्रंटलाइन हीरो कैप्टन अखिलेश सक्सेना। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड बीइंग विद अस एट द राहुल रंजन शो। थैंक यू राहुल। हम शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से, पहली जर्नी जो कारगिल वॉर के बारे में जब न्यूज आया कि कारगिल वॉर है, उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? जय हिंद। मेरी शादी हुई फरवरी 1999 में और मेरी पोस्टिंग थी फिरोजपुर में। ओके। तो हम फिरोजपुर में आए और हम अपना सामान जस्ट अनपैक ही कर रहे थे। इनफैक्ट हमें घर मिल गया था, लेकिन हम गेस्ट हाउस में थे और घर में जस्ट रिपेयर का काम चल रहा था। तो अचानक न्यूज़ आती है और हम शाम को एक जो गेट टुगेदर था, पार्टी थी, उसमें अचानक न्यूज़ आती है कि कारगिल में कुछ गतिविधियां देखी गई है। उस समय तक देखिए क्लियर नहीं था कि ये फुल फ्लेज वॉर है, उस समय आर्मी को भी नहीं पता था कि ये फुल फ्लेज वॉर है, लेकिन ये था कि कुछ एक्टिविटीज है। और कुछ ऑफिसर्स को इमीडिएटली लेह लद्दाख, कारगिल के इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में पोस्ट किया जा रहा है। तो थोड़ी परीक्षा की घड़ी थी। जस्ट मेरी वाइफ थी, वो पूरी सिविलियन बैकग्राउंड से थी जी, और हमारा एज पर प्लान तो ये था कि अभी 2 साल हमें फिरोजपुर में और रहना था। लेकिन ये बहुत ही अनसर्टेन था कि ऐसा कुछ होने वाला है, होने कारगिल वाला वॉर। हाँ। तो
लोगों ने बता दिया था कि कुछ कारगिल में गतिविधियां चल रही हैं, इट मे टर्न इनटू वॉर, इट मे बी ए टेररिस्ट एक्टिविटीज, लेकिन कुछ गड़बड़ था। और जब ऑफिसर्स को चुन चुन के पोस्ट किया जा रहा था तो हमें पता था कि खतरा है। ओके। सो जब मैं अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहा था तो दो वो सिविलियन बैकग्राउंड थी, बट उन्होंने बोला कि देखिए, जब मैंने आपसे शादी की मुझे पता था कि एक फौजी का पहला प्यार हमेशा देश होता है। क्या बात है, तो क्या बात है। मुझे पता है आप इसके लिए जा रहे हैं आगे, बस अपना ध्यान रखना, यही ध्यान रखना कि कोई आपका वेट कर रहा है। जी। तो मैंने कहा हमेशा देश मेरे लिए है, और जिस दिन के लिए यूनिफॉर्म पहनी है, अगर वो समय आ गया है उसके लिए, उस कर्ज को उतारने का, तो मुझसे बड़ा सेटिस्फेक्शन इस बात में किसी और को नहीं मिल सकता। क्या बात है। तो यस, जब आप ऐसे उसके लिए जा रहे होते हैं थोड़ा डर होता है, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह था कि आज जो ट्रेनिंग, जो कुछ भी हमने करा है, आज उसको जीने का टाइम आ गया है। जी। तो जोश बहुत था और मैं कुछ कर दिखाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध था। मतलब था कि अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ इसमें करके दिखाऊंगा इस लड़ाई में, अगर मौका मिलेगा। तो फिर आपको जैसे ये करीब अर्ली मई 1999 में कारगिल वॉर शुरू हुआ था। हाँ जी। तो उस दौरान जैसे आपकी पोस्टिंग हुई, वो अटैक के लिए, वो लड़ाई के लिए, फाइट के लिए आपको कितने दिनों तक वहां पे वेट किया आपने कारगिल में, फिर आप गए? तो सबसे वहां से मेरी पोस्टिंग डायरेक्ट उन्होंने कारगिल नहीं की, पहले उन्होंने मेरी पोस्टिंग टंगमर्ग गुलमर्ग है, जहाँ पे CI ऑफ चल रहा है, काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, वहां पे की, हमारी यूनिट वहां पे थी। और कुछ ही दिन बाद जब वो लड़ाई बढ़ने लगी कारगिल की तरफ से और चीजें आने लगी, तो हमारी यूनिट वहां से मूव हो गई। और मैं अपनी यूनिट को लीड कर रहा था जब हम टंगमर्ग से कारगिल की तरफ, दरास एक जगह है जी, दरास काफी न्यूज में आया। तो दरास एक जहाँ पे मेन एरिया था, और दरास में एक पीक थी टोलोलिंग। टोलोलिंग पीक क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि वो रोड के बिल्कुल साथ साथ थी। हाँ, वो हाईवे पे नजर रखा हुआ था बिल्कुल हाईवे पे। तो मैं अपने दर्शकों को 1 मिनट, शायद ये बहुत साल पुरानी बात है, ये भी बताना चाहता हूँ कि कारगिल की लड़ाई क्यों हुई। कारगिल की लड़ाई एक्चुअली लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर की लड़ाई थी। जो ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाता है जी, उस राजमार्ग से हमारी सारी सप्लाई जाती है लेह लद्दाख और सियाचिन के लिए, और ये रोड केवल 5-6 महीने के लिए खुलती है। तो उन 6 महीने जब ये बंद रहती है, उसी में से ढका होता है पूरा लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर, उसी सप्लाई से वो होता है। दुश्मन की ये चाल थी, उन सारी पीक्स जो उस रोड के साथ साथ थी, वो विंटर वेकेटेड पोस्ट कहलाती थी। मतलब विंटर कोई आर्मी नहीं रहती थी जी, समर में इंडिया पाकिस्तान दोनों आर्मी रहती थी जी। तो जब हम 1998 में हमारी आर्मी नीचे आ गई, वो भी नीचे आ गए, उसके बाद धीरे 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 उन्होंने लोगों को भेजना शुरू कर दिया, और पूरी 300 किलोमीटर की रेंज पे बंकर बना लिए और कब्जा कर लिया। यानी विंटर के हटते ही फरवरी मार्च से शुरू हो गए वहां काम करना। वो लोग दिसंबर से शुरू हो गए। दिसंबर से? हाँ जी। स्नो के बीच में उन्होंने कैप्चर कर लिया। उन्होंने स्नो के बीच में पूरा एक इक्विपमेंट वहां से इंपोर्ट किया, और पूरे व्हाइट कपड़ों में 3-3, 4-4, जिससे ज्यादा लोग जाएंगे तो सैटेलाइट में आ सकता है, लेकिन 4-5 लोग हैं तो ऐसा लगता है कि शायद एनिमल घूम रहे हैं, वो सैटेलाइट नहीं कैच कर पाता। और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अभी 27 साल पहले, 26 साल पहले की बात है जी। तो जब हमें पता चला, जब तक वो पूरे 300 किलोमीटर में, जहां से दराज से लेके आपके लेह लद्दाख कारगिल तक, सारी पहाड़ियों पे दुश्मन बैठ चुका था, बंकर बना लिए थे, अपनी गनों का मुंह हमारी तरफ था, और चारों तरफ माइंस लगा दी थी, क्योंकि उन्हें पता था इंडियंस आएंगे तो इन्हीं पहाड़ी रास्तों से आएंगे। और इन पहाड़ियों पे क्या है, वहां पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। तो जैसे ही अगर आप नीचे से चढ़ाई या अटैक शुरू करोगे तो दुश्मन आपको ऊपर से देख सकता है। बिल्कुल। तो उनकी जो ताकत थी ऊपर, पहाड़ी लड़ाई में क्या होता है, जो ऊपर बैठ जाता है वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल जी। तो जब हमें, जैसे आप कह रहे हैं, हमें पता चला, जब हम वहां पहुंचे, तो जैसे ही मेरी जीप वहां पहुंचने नहीं पाई थी कि दुश्मन ने गोलों से और उससे स्वागत किया कि कोई भी अगर व्हीकल निकलता था वो फायर करते थे। राइट। तो तब जो वहां पे एक पहले से मेरे जेसीओ थे, उन्होंने बताया कि साहब आपको अपनी जीप से निकल के तुरंत रोड पे कवर लेना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन सामने बैठा हुआ है टोलोलिंग पे। माय गॉड। सो वो कंडीशन थी कि हम एक एक व्हीकल और जीप भी वहां से नहीं मूव कर पा रहे थे, और उन पहाड़ियों को दोबारा जीतने का जो लक्ष्य था वो इम्पॉसिबल लग रहा था। बहुत बढ़िया। और ये आपकी इंजरी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, ये इंजरी कैसे हुई थी आपकी? तो
जब हमें टोलोलिंग का पहला मिशन जो मुझे मिला, वो टोलोलिंग जो मैं आपको पहाड़ी बता रहा हूँ, उसके ऊपर 5-6 अटैक उस समय तक सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई करा। हमसे पहले 18 ग्रेनेडियर्स मैं इंजरी आपकी देख सकता हूँ? हाँ जी। ओके, तो ये सिर्फ एक उंगली अफेक्टेड है या क्या? नहीं, ये मेरे जिस लड़ाई में मेरे चोट लगी थी 3 पिंपल्स के एरिया में, उसमें जब हम एनिमी के बहुत पास थे, जब मुश्किल से हम 100-200 मीटर पीक से बचे थे जी, तब एनिमी गोलाबारी कर रहा था, हम भी कर रहे थे। एनिमी का जो गोला बिल्कुल मेरे पास फटा और मेरे साथ मेरा जवान था, उसका सिर की तरफ मुझे लगा कि उसके सिर की तरफ हिट करेगा। उसको बचाने के लिए मैंने सिर नीचे किया, उसका सिर तो बच गया, लेकिन जब तक वो गोला जो स्प्लिंटर होता है, इतना बड़ा बारूद का टुकड़ा, वो मेरे हाथ को चीरता हुआ निकल गया। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य के लिए जा रहे होते हैं तो आपका पर्पस इतना हाई होता है कि उस समय जो खून था वो पानी की तरह बह रहा था, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं सकता था। तो फिर आपने जारी रखी लड़ाई, वो ऑपरेशन जारी रखा, आप वापस नहीं हटे? अब नहीं हट सकते थे, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जवान जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हम पीछे से अपनी आर्टिलरी गनों का जो फायर होता है वो एनिमी के ऊपर करते हैं, जिससे वो नीचे छुप जाएं जी। और उस टाइम में हमारे जो कमांडोज हैं, जवान हैं, हम सब लोग ऊपर तक पहुंच जाए। एक बार हम सामने पहुंच गए फिर तो हम निपट लेंगे। लेकिन आप सोचिए, आप एक क्लिफ पे बैठे हैं, वो पत्थर भी मारेंगे, उन्होंने माइंस लगा रखी है, सारी गनों का मुंह उधर है, और आपके जवान अगर ऊपर में 2 एनिमी भी बैठे हो ना तो वो 100 पे भारी पड़ेंगे, तो वो 100 पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो ऊपर से बम पटक देंगे, गोलियों की बौछार करेंगे, आपके लिए चढ़ने में टाइम लग रहा है, तो उतने देर में तो आपका जो टेम्परेचर था वो -28 डिग्री तक था। आप सोच सकते हैं, सांस लेना मुश्किल था। मई के महीने में भी -28? हाँ, पीक्स पे जो थे, जहां पे हम लड़ाई हो रही थी, नीचे नहीं ऊपर की तरफ जी। प्लस हर जवान के पास 45 से 48 किलो का वेट रहता है, क्योंकि आप जो वेपन लेके चल रहे हो, जो गोला बारूद लेके चल रहे हो, नीचे से आप चल दिए, अब आप रुक नहीं सकते जब तक, चाहे उस लड़ाई में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसी वेपन से आपको लड़ना है जी। तो हम लोगों ने इनफैक्ट खाना निकाल दिया था अपने बैग से, पानी निकाल दिया था। हमने कहा अगर ऊपर पहुंच गए और भारत माता का तिरंगा लहरा दिया तो खाना और पानी तो आ जाएगा, शायद उससे नहीं मरेंगे। लेकिन गोली खत्म हो गई तो वो सबसे शर्म की बात होगी। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। बहुत बड़ी बात है ये। उस समय देखिए, अभी सुनना और उस समय इसको एक्सपीरियंस करना, इस टाइम को जीना, इस तरीके के सिचुएशन को फेस करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम यहाँ आराम से सोए रहते घर में चैन से, और ये तो हमें पता है कि इंडियन आर्मी जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वहाँ पे तैनात हैं, उसके चलते एक मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड में इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन है। कई कंट्रीज की तो ये हालत है कि लोगों की लाइफ्स उजड़ गई पूरी। थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि हम चैन से आराम से हैं, रिलैक्स हैं, जबकि हमारे इतने एनिमी चारों तरफ हैं। बिल्कुल। और आपको ये हमारे देशवासियों को एक चीज़ रियलाइज करनी होगी राहुल, कि जो आज की डेट में मिलिट्री पावर है ना, मिलिट्री पावर आपकी इकोनॉमिक वेलबींग, आपकी कमर्शियल वेलबींग, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, अब आप वेनेजुला को देख लीजिए, वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं जी, तो कितनी उसके पास पैसा है, कितना वो था, राइट? लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास मिलिट्री पे इन्वेस्ट नहीं किया, मिलिट्री पे नहीं करा, तो अमेरिका ने जो अटैक किया उसने उसके सारे रडार्स को जाम कर दिया। और वो आके उसके राष्ट्रपति को उठा के, सोचिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। तो आपकी जो संसाधन है, आपकी कमर्शियल इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमारी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो ये सब बेकार है। हाँ, सेफ्टी तो इंपॉर्टेंट है ना। पहले हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी को मारने भी नहीं देंगे, अपना बचाव तो करेंगे। अपने देश को बचाने की ताकत हमेशा होनी चाहिए। पुराने जमाने में भी इंडिया अगर आप देखिए, इतने समृद्ध थे, सोने की चिड़िया बोला जाता था, इतना ज्ञान था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इतना पूरे देश में हमारा एक विश्व गुरु बोलते थे। लेकिन कुछ जो लोग इधर मिडिल ईस्ट से आए, साउथ ईस्ट एशिया से आए, बाबर, हुमायूं, इन लोगों ने जस्ट अपनी शक्ति के बल पे सब नाश कर दिया। करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी शक्ति पे ध्यान नहीं दिया। तो राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रांग आर्मी चाहिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके वेलबींग का कंट्रोल अपने पास हो। यस, हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी अटैक करे तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसको रिपल्स कर सके। वो शक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी बाकी जो डेवलपमेंट है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उसका कोई फायदा है। तो आज जो ये यूएस दादागिरी कर रहा है, वेनेजुएला में जाके उठा के ले आ रहा है,
बोलता है कि भाई ये तेल के कुएं अब मेरे हैं, मैं बेचूंगा, राइट, वहां के गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, 50% खुद यूज करूंगा, 50% यहाँ के पब्लिक को दूंगा, ताकि पब्लिक का भी सेंटिमेंट बना रहा है कि हमारे लिए है। हाँ। उधर ग्रीनलैंड को बोल रहा है 50,000 पॉपुलेशन है, कितना चाहिए बोलो, हम खरीदेंगे। हाँ। तो ये दादागिरी जिस तरीके से कर रहा है, वर्ल्ड में उथल पुथल मचा हुआ है। कोई चाहे कमेंट करे ना करे, हर कंट्री के हेड सोच रहे होंगे कि ये अगला मूव क्या करना चाहता है। बिल्कुल। तो अभी सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर यूएस के पास है। इंडिया वहां कहाँ स्टैंड करता है उनके सामने? इंडिया अगर आप इक्विपमेंट वाइज पावर देखो तो ऑब्वियसली यूएस काफी ऊपर है, नंबर 1 पे। उसके बाद चाइना और रशिया है। इंडिया अगर आप इक्विपमेंट्स वगैरह में देखो तो मे बी 6-7 नंबर पे आएगा। लेकिन इंडिया के पास एक सबसे बड़ी चीज है जो इन देशों के पास नहीं है, वो है इंडिया की विल पावर और स्ट्रॉन्ग आर्मी। हम लोगों के पास इक्विपमेंट इतने नहीं है, लेकिन जो हमारी सेना का कहते हैं ना इच्छा शक्ति और देश के लिए कुछ मर मिटने की, वो कोई भी जो भी आर्मी है वो मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें यूएस भी आता है, रशिया भी आता है, बहुत सारे देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, उसमें इक्विपमेंट में हमेशा यूएस नंबर 1 लेके जाता है, क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली काम करा। लेकिन हर बार जो बेस्ट आर्मी होती है वो हमेशा इंडिया को मिलता है अवार्ड। अच्छा। क्योंकि जो हमारे जवान है, हमारे ऑफिसर हैं। आप कारगिल वॉर देखिए, कारगिल वॉर एक इसका नाम एक सुनहरे अक्षर में लिखा है एक विक्ट्री का, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई नहीं थी दोनों देश सामने सामने थे। एक देश ने छल कपट से कॉन्स्पिरेसी करके अपने आप को 100 टाइम ज्यादा पावरफुल बना लिया, ऊपर बैठ गए। उस स्थिति में उनको 2 महीने के अंदर एक एक जगह से खदेड़ देना बहुत बड़ी वो बात है। आज की डेट में केस स्टडी है। और उसको यूएस आर्मी वालों ने भी पूरा स्टडी करा कि कैसे करा इन्होंने, जबकि सब कुछ इनके अगेंस्ट था। क्या बात है। तो मैं आज आपके चैनल से पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं जी कि आप चैन से सो सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं खुलेआम कर सकते हैं, जस्ट अपने देश को आगे रखने। क्योंकि जो आपकी आर्मी है उसका हर जवान, चाहे उसका लहू बहे या जान जाए, क्या बात, वो अपने देश को सुरक्षित रखेगा। और हमारी आर्मी के ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी पावर आ जाए, हम उससे निपटने में सक्षम है। ये तो है। देश को, हर एक देशवासी को अपने इंडियन आर्मी पे बहुत भरोसा, बहुत प्राउड है, बहुत गर्व महसूस करता है, क्योंकि ये रियल हीरोज हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जिस प्रकार से जो इंडिया ने अपना पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से ये ऑपरेशन पूरा किया गया, मतलब पाकिस्तान भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, चाइना का भी मुझे दिखता है कि उसका बैक सपोर्ट है जो ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन इंडिया भी किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए इंडियन आर्मी मैं देखता हूँ तैयार है। और आप ये भी देखिए, अब हमने अपने एक शिफ्ट किया है, क्योंकि जब ये लड़ाई होगी ना, जियोपॉलिटिकल क्या होता है कि कोई आपका परमानेंट दुश्मन और एनिमी नहीं होता। तो अगर आप अपने इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो वो उस समय आपको हो सकता है कि सप्लाई ना करे। हाँ। आपके पास गन्स है, हो सकता है गन्स के गोले ना मिले। तो हमने पिछले कुछ सालों में एक जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे शुरू किया है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप है। और अब हम नई टेक्नोलॉजी पे डेवलप कर रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं विंग कमांडर समीर जोशी, जो एयरफोर्स में थे, वहां से बाहर आके उन्होंने न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी बनाई है, जो इस समय दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जो कि वॉरफेयर के लिए यूज होते हैं। तो अब जो हमारे देश के बहुत सारे जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। और अभी आप देखिए आगे की वॉरफेयर में ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि क्या है, वो लो लेवल पे फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन रडार क्यों नहीं पकड़ पाता सर? ये पठानकोट में जब इन्होंने आर्मी बेस के ऊपर और दिन में ये ड्रोन भेजते थे सिर्फ जीपीएस लोकेशन लेने के लिए, कहाँ पे क्या है, ताकि उस जीपीएस लोकेशन को लॉक करके और फिर उस जगह पे अंधेरे में भी उस लोकेशन को फॉलो करके और वो वहां पे पहुंच जाए, बम गिरा सके। बम को आप लोग कैसे बोलते हैं? हाँ जी, मिसाइल जा सकती है, मिसाइल डाल सकते हैं, कुछ भी कैरी करके वो डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके के को रोकने के लिए भी अलग से रडार नहीं बन सकते? देखिए, जो रडार होते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल रडार होते हैं, वो एक लेवल से ऊपर के जो फ्लाइंग होती है उसको कवर करते हैं, से 100 मीटर से ऊपर। लेकिन जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन के अंदर कैपेबिलिटी होती है, खासतौर से जो अभी नए ड्रोन आ रहे हैं, वो बिल्कुल जो ट्री लाइन है ना उसके साथ साथ उड़ सकते हैं। तो रडार का जो मोस्टली वो, और दूसरा क्या होता है, ड्रोन बहुत छोटा होता है ना, आपकी एक बड़ी चीज आ रही है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई आ रहा है, तो इसलिए ड्रोन को कैप्चर करना मुश्किल है। बट जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है,
उनका जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसका काम होता है उसको डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना, वो भी धीरे धीरे तो डेवलप मुझे हो रही ऐसा है। लग रहा है कि जो न्यूट्रलाइज किया जाता है वो मैनुअली किया जा रहा था इंडिया देखिए की तरफ से। हमारे पास कोई मतलब वो गन से फायर करके गिराना पड़ रहा था उसको। तो हमारे पास से एक AD गन्स कहलाती है, एयर डिफेंस गन्स होती है, हाँ। जो मैनुअल गन्स होती है जिसको हम करते हैं। बट अभी इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड जो सिस्टम बनाया है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश करके, जिसका टॉप एंड पे है SU-400 मिसाइल, वो तो जो हमने रशिया से लिया। हाँ, राइट। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है तो उसके लिए आप SU-400 नहीं डालेंगे, नहीं करेंगे, वो बड़े मिसाइल्स के लिए है। हाँ, मतलब आप $10 की चीज को मारने के लिए आप अपने 2 मिलियन की चीज नहीं उड़ाएंगे। जी। SU-400 किसके लिए आएगा? जब आपका F-17 आ रहा है, हाँ। या कोई आपका JU-F-17 आ रहा है या F-16 आ रहा है। हाँ, कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आ रहा हो तो हाँ। उसको रोक सके। तो इसके अब लेयर्स है जो हमारी एयर डिफेंस है। तो सबसे ऊपर SU-400 है, उसके पीछे हमारी एक एयर डिफेंस गन्स होती है। इसी तरह के नीचे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी आ गया कि जो छोटे छोटे ड्रोन आते हैं उनको कैसे पकड़ा जाए। और इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑप सिंदूर ने ये स्टैब्लिश कर दिया, इज वन ऑफ द बेस्ट। इससे पहले जो अमेरिका का था जिसको आयरन ड्रोन बोलते थे, आयरन ड्रोन उन्होंने दिया हुआ है इजराइल को, दैट वाज कंसिडर्ड बेस्ट। बट जो हमारी परफॉर्मेंस रही इंडिया का जो सिस्टम था उसमें कुछ इंटीग्रेटेड पार्ट हमारा जो टॉप एंड का है वो रशिया का भी है, बट ये होम ग्रोन है पूरा। उसकी परफॉर्मेंस इवन आयरन ड्रोन से भी बेटर साबित हुई है यहाँ पे। क्या बात है। तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। और अब बहुत बहुत काम चल रहा है। ऑप सिंदूर के बाद वी आर स्टिल वर्किंग ऑन मेनी अदर एरियाज। जो लूप होल दिखा हो उसका तो एक प्रकार से एक केस स्टडी बन गया कि भाई यहाँ पे कहाँ पे लूप होल रहा है और इससे आगे आगे निपटने के लिए हमें क्या काम करना है। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं वापस से कारगिल के टॉपिक पे जाना चाहूँगा। आप बता रहे थे कि पीक पे वो बैठे थे दुश्मन हमारे और बहुत टफ था ऊपर चढ़ना। तो जब हमारे पास एयरफोर्स की सेवा है, एयरफोर्स आर्मी थी, तो हम डायरेक्टली अटैक करके हम क्लिफ को क्यों नहीं ध्वस्त कर रहे थे, उनके बंकर्स को क्यों नहीं ध्वस्त कर रहे थे? राइट। तो देखिए क्या होता है, मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, हर वेपन का एक रोल होता है। तो जैसे एयरफोर्स इज ए एरिया वेपन। जो हमारे एनिमी थे उन्होंने क्या किया था, वो पीक्स पे पहुंच गए थे, उन्होंने बंकर्स बना दिए थे जस्ट पीक के नीचे और वो उसके अंदर घुसे रहते थे। अब आप पीक के ऊपर एक कोई बैठा हुआ है, उसके नीचे क्या है, चारों तरफ इंडियन आर्मी है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है अपने अपने बेस में जी। जो एयरफोर्स होता है जब उसके उड़ते हैं वो लोग और बम ड्रॉप करते हैं, उसके लिए उन्हें एक एरिया लाइक वो कहते हैं कि हमें 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया चाहिए, क्योंकि बम यहां भी गिर सकता है यहां पे भी। दूसरा, दुश्मन को ये पता था कि हम अपनी एयरफोर्स लेके आएंगे, जैसे आप बोल रहे हैं तो बहुत नेचुरल है ना, सभी को पता था। तो वो स्टिंजर मिसाइल लेके बैठे थे। स्टिंजर मिसाइल होती है वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होती है, और वो 10 से 12 किलोमीटर तक मार सकती है। तो जो हमने पहला एयरक्राफ्ट था जिसको हमने भेजा था वो बहुत नीचे तक आया, जिसको दुश्मन ने हिट कर दिया। और वो आपको याद होगा फ्लाइट कमांडर नचिकेता जो थे वहां पे, और उसके पीछे जो स्क्वाड कमांडर आहूजा गए थे, तो हमने उन्हें लूज कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो स्टिंजर मिसाइल लेके बैठे। लेकिन उस टाइम के बाद से जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो 15 किलोमीटर ऊपर से कर रहे थे। हमने ड्रॉप किए बहुत बम, लेकिन वो इसलिए एक्यूरेट नहीं हो सकते क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, 10-20 मीटर का एरिया है। हाँ, वो 10 मीटर के एरिया में बैठे, चारों तरफ इंडियन आर्मी है, तो हो सकता है आपके बम आपके उसमें हो जाए। तो इसलिए हम उसको यूज करते थे, बट ऐसे एरिया में ही करते थे जहां पूरा हमें लगता है बस यहाँ एनिमी है और काफी दूर तक इंडियन आर्मी नहीं थी अटैक करने से पहले। लेकिन जब अटैक होता था उस समय हमें सबसे ज्यादा बम चाहिए होते थे, क्योंकि वो हमारे जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं उसको हिट ना कर सके। तो क्या आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि 10 मीटर के एरिया को भी हिट कर सके 15 किलोमीटर की हाइट से एयरफोर्स? तो अभी इतने सालों में जो लेजर गाइडेड मिसाइल हैं, जो उस समय बिल्कुल शुरू हो रहा था इसलिए इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, अभी हमारे पास लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं जिसको हम काफी एक्यूरेसी से हिट कर सकते हैं। जीपीएस की मदद से भी, कि एग्जैक्टली लैट लॉन्ग ले लिया, उसके ऊपर हिट कर दिया। तो हम जो वहां पे पहाड़ी है उसका हम पहले लैट लॉन्ग लेके फीड करते हैं, और जो हमारे बॉम्ब है वो अपने आप को ऑटो करेक्ट करते हुए उसको हिट कर सकते हैं। बोथ आर्टिलरी एज वेल एज हमारे जो मिसाइल्स हैं प्लस एयरफोर्स से जो हम मिसाइल्स फायर करते हैं। तो अब तो हमारे पास समझ लो बेस्ट मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस है जिसका आपने देखा, जिसने पूरे पाकिस्तान में नहीं अमेरिका तक में खलबली मचा दी। हाँ, क्योंकि जो किनारा हिल्स में उन्होंने हिट किया था उससे अमेरिका तक घबरा गया था ब्रह्मोस की ताकत देख के। क्या बात है जी।
अच्छा, ये उसमें बोफोर्स का क्या रोल रहा कारगिल वॉर में? सो बोफोर्स की अपनी कंट्रोवर्सी बहुत रही है, बट बोफोर्स इज अ वेरी इफेक्टिव गन। बोफोर्स में सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर सेल्फ प्रोपेल्ड है। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब गन के अंदर ही इंजन लगे हैं जिससे कि गन थोड़े टाइम के लिए अपने आप चल सकती है। Okay. बाकी गन्स में एक अलग ट्रैक्टर होता है, जैसे जो पुरानी 130 गन्स थी वो उसको कैरी टो करना करता पड़ता है। है। तो बोफोर्स के अंदर सबसे बड़ी बात होती है जब आप फायर करेंगे, एनिमी आपका गोले को ट्रैक कर रहा है। अच्छा। आपके जो आर्टिलरी शेल है उसको ट्रैक कर रहा है कि कहां से आया, वो अपने सिस्टम में लगाता है और 15 मिनट बाद वो उस जगह फायर कर सकता है जहां से आपने फायर किया। मतलब वो ट्रेजेक्ट्री को रीड करके और देख रहा है किस स्पीड से, किस एंगल से गिर रहा है, तो वो कितनी दूरी से आ रहा है। हाँ। तो वो वापस से उसको फायर करके वो तो वो पहले ग्रिड लॉक करेगा उसकी कौन सी ग्रिड है, वो अपने आर्टिलरी गनों से वहां फायर करके उसको बर्बाद कर सकता है। तो आपको क्या होता है, फायर एंड मूव, मतलब आपने गन्स आपकी निकल के आई अपने एक सेफ प्लेस से, आपको सबको 100 राउंड फायर करना, धड़ 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 आपने फायर किया, बंद किया, 15 मिनट के अंदर आप सेफ जगह चले गए। तो बोफोर्स इस मामले में काफी अच्छी थी क्योंकि उसके अंदर सेल्फ प्रोपेल्ड था, क्विकली दे कैन गो बैक टू देयर प्लेस। एंड सेकंड, हमने इवन बोफोर्स को एक डायरेक्ट फायरिंग रोल में यूज किया जो कि उसके मैन्युफैक्चरर ने भी कभी नहीं किया था। इसको कहते हैं इंडियन जुगाड़। अच्छा। तो मैं आपको समझाता हूं कि जब पहाड़ों की लड़ाई होती है वहां टैंक नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच सकते क्योंकि रोड छोटी छोटी है, टैंक को खुला एरिया चाहिए। जैसे पे चढ़ाई पे पीक पे कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? हाँ, लेकिन टैंक की अगर हम पीक से दूरी पे हम हाईवे से पे रख के और पीक पे हिट करेंगे, हाँ, नहीं तो वो उस एरिया तक नहीं पहुंचते। और वो जो आपकी रोड्स भी होती है ना, वो भी टैंक के जो डायमीटर होता है उसको नहीं कर पाती। इसलिए आप टैंक देखेंगे राजस्थान, पंजाब, जो मैदानी इलाकों में यूज होता है। एक टैंक का क्या एरिया कवर कर सकता है हिट करने के लिए? टैंक 8-10 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। अच्छा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास टैंक नहीं थे, तो जो जैसे मैंने आपको गन बताया, गन ऐसे ट्रेजेक्ट्री से फायर करती है, लेकिन हमने उसी को यूज किया एज ए टैंक की तरह। Okay. तो हमने नीचे जहां पे आप जैसे बोल रहे हैं रोड के पास गन को लाके हमने उसको डायरेक्ट, उनके बंकर्स थे उनको डायरेक्ट हिट किया, डायरेक्ट फायरिंग रोल में। और वो एक तरह से बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ था पहले उसका, तो वो भी एक इंडियन, जिसको हम कहते हैं कि कैसे इनोवेशन करा हमने गन्स को। कुछ एक पीक्स थे, सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ एक पीक्स थे जिसको बोफोर्स ने इंडिपेंडेंटली ध्वस्त कर दिया और उसको कंट्रोल में ले लिया, 100% ध्वस्त? नहीं, देखिए, जो आर्टिलरी का काम होता है वो सॉफ्टनिंग द टारगेट होता है। मतलब जैसे ही आप फायरिंग शुरू करोगे, दुश्मन ने अपने बंकर बनाए होते हैं और वो पीक के दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब गोला इधर से आ रहा है और वो इस तरफ है, बच जाएगा। प्लस अगर ऐसे आ रहा है तो वो जस्ट ऐसे पहाड़ी पे नहीं कर पाएगा, तो उन लोगों ने अपने सेफ जगह बनाई होती है बंकर। तो हमेशा दुश्मन घायल हो सकता है, उनका नुकसान हो सकता है, कुछ लोग मर सकते हैं। 100% बंकर ध्वस्त होकर उसमें दब नहीं सकते वो लोग? नहीं, 100%। मतलब वो काफी मजबूत बनाते हैं बंकर। हमेशा जो बंकर बनाए जाते हैं वो रिवर्स स्लोप पे बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपसे इधर इस तरफ इंडिया है, तो बंकर अपोजिट साइड स्लोप करके निकल जाए, वो फिर भी सेफ रहे। तो हमेशा वो टेक्निक होती है, टेक्निक उनको पता है कि क्या हो सकता है। हाँ, और हो सकता है 2-4 बंकर टूट जाएं, वो दूसरे बंकर में चले जाएंगे। तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं। बहुत जगह बोफोर्स ने बहुत नुकसान किया। तो जब हम ऊपर पहुंचे, एनिमी की आधी शक्ति खत्म हो गई थी और फिर इंडियन जवानों को देख के वो भागने भी लगे, कई जगह से मैदान छोड़ के भागने लगे। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि इंडिया में ऑफिसर फ्रंट से लीड करता था, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, विजयन थापर हो, मैं, हम सब लोगों ने आगे से लीड किया, लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट। और कैप्टन विक्रम से मैं बात कर रहा था, तो हमने टोलोलिंग जब कैप्चर किया था। अच्छा, आपकी बात हुई? हाँ, बहुत बार। हम तो बिल्कुल साथ साथ रहे थे। ही वॉज लाइक यंगर ब्रदर टू मी। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे और मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने उसको था, और विक्रम ने बोला कि ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू गेट मैरिड लड़ाई के बाद। और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी होगी, मैं कहीं पे भी पोस्टेड हूँ, मैं उसकी शादी पे आऊँ और हमने साथ डांस करेंगे। तो ये प्रॉमिस किया था मैंने उसे। और मैं उसको बता रहा था कि जैसे हमने टोलोलिंग किया था, तो दुश्मन ने स्नाइपर राइफल को बड़े इफेक्टिवली यूज किया था। तो जहां दुश्मन की पोजीशन थी, वो उससे हटके दूसरी तरफ आ जाता था। सबका ध्यान मेन पोजीशन पे होता था और वो साइड से फायर करके ऑफिसर और लीडर को मारना चाहता था।
कि जिससे लीडर ताकि को मोरल डाउन हो, टीम मोरल डाउन हो जाए। ट्रुप का मोरल डाउन तो हो मैं जाए। कैप्टन विक्रम बत्रा को यही बता रहा था कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज गोली आप उधर देख रहे हो बट इधर से आ सकती है। हाँ, तो ही जैसे सर अभी तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस डिपो में वो गोली नहीं बनी जिसपे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। क्या बात है, तो बड़े जाबाज बहुत है। डेयर डेविल ऑफिसर था। और जैसे हम बात करते हैं इमोशन की, मैं आज भी उसको मिस करता हूँ, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि उसकी शादी में आएंगे, हम साथ करेंगे, बट शायद वो देश के लिए शहीद हो गया। तो जब आप अटैक के लिए आप जाने वाले थे, उस समय आपके मन में क्या फीलिंग चल रही थी? एक तरफ फैमिली के बारे में भी सोच आती होगी। जब आप अटैक के लिए जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि क्या आप वापस लौटने वाले, नहीं लौटने वाले। कैसी फीलिंग चलती है आपके माइंड में? कैसी बातें घूम रही होती हैं? तो राहुल, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी। और मतलब मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसे अटैक के लिए जा रहे होते तो आपके मन में एक डर भी होता है, आपको पता भी नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। प्लस आपको अपने जवानों को भी लीड करना है, क्योंकि उनके मन में भी ये ख्याल है कि शायद हम वापस नहीं आएंगे। और आप अपनी फैमिली की सोच रहे हो, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हो, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो, जिनके बच्चे थे वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाए। देखिए, जो भी एक जवान जिसे हम यूनिफॉर्म में देखते हैं, है ना, हमें लगता है लड़ना तो इसका कर्तव्य है, लेकिन ये मानिए कि वो एक ह्यूमन बीइंग भी है। वो एक फौजी से पहले किसी का बेटा है। गांव में उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप शायद उसका वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और हमारी हेल्प करेगा, सेवा करेगा। Absolutely. उसकी वाइफ हो सकता है, न्यूली मैरिड वाइफ हो, या बच्चे हों जो उसका फादर और अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हैं। जी। तो एक फौजी का उसका एक कर्तव्य, एक फर्ज है, लेकिन उसका इन लोगों के लिए भी कुछ फर्ज और कर्तव्य है। बिल्कुल है। वो उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैं एक ऐसे अटैक के लिए जा रहा हूं जहां से मैं नहीं, क्योंकि सब सीक्रेटिव होता है, तो अपनी फैमिली को नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। तो लेकिन वो जब जा रहा है, वो उनसे अगर नहीं आया लौट के, वो उनसे अपने लास्ट शब्द, अपनी लास्ट फीलिंग बोलना चाहता है, तो कैसे करेगा? तो हमारे एक ट्रेडिशंस होता है लास्ट लेटर। ओह। तो जब हम एक ऐसे अटैक के लिए जाते हैं जहां से हमें पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम लास्ट लेटर लिखते हैं और अपनी वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को, जिसका उसका ऊपर नाम लिखते हैं, उसको सील कर देते हैं। ओके। और सील करके अपने बैग में रख देते हैं। ओके। और उस पर लिखा होता है टू बी गिवन टू से माई फादर, माई वाइफ, इन केस आई डोंट रिटर्न। ओके। अगर आप जीत के आए तो आप उसको फाड़ देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्री, क्योंकि क्या आप बात है। ऐसी विक्ट्री से आए जहां से आपको शायद लौट कर आने आने के की उम्मीद नहीं चांसेस थी। बहुत डिफिकल्ट अटैक के लिए जा रहे हैं, सुसाइड मिशन टाइप था। लेकिन अगर आप नहीं आते तो वो लेटर आपके घर में दिया जाता है। जैसे मैंने 3 लेटर लिखे थे। एक मैंने अपनी मदर को लिखा था, और मैं कुछ उसके वाक्य आपको बताना चाहूंगा। मैंने ये लिखा था कि जब आपको लेटर मिलेगा तो मैं नहीं होऊंगा और मैं आपको आकाश से देख रहा हूँगा। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था। मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था जब उन्हें मेरी जरूरत हो, व्हेन दे ग्रो ओल्ड। बट जब उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि आज मैं भारत माता को चूज कर रहा हूं अपनी माँ बाप के ओन मदर की जगह। और मैंने ये लिखा था, लेकिन आप इस शहादत का कभी अफसोस नहीं करना, क्योंकि अगर इस देश में ऐसे बेटे नहीं होंगे जो मातृभूमि के लिए आगे जाएंगे, तब तो दुश्मन हमारे घर में घुस के हर घर को खत्म कर देगा। राइट। जो सेफ्टी से माँ बाप हैं, वो कितने माँ बाप को कितने लोगों के माँ बाप की सेफ्टी की जिम्मेवारी है आपके ऊपर। तो आपको गर्व करना चाहिए कि आपने एक ऐसे बेटा दिया जो कि एक पूरे देश के लिए और इतने इंपॉर्टेंट काम, इतने इंपॉर्टेंट मिशन, लक्ष्य के लिए जा रहा है। तो ये एक शहादत भी अपने आप में गर्व का विषय है, और आपको दुख हो सकता है, बट आप इसका हमेशा एक गर्व रखना कि आपके बेटे ने काम किया। क्या बात है। और ऐसे ही मेरी जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट नई शादी हुई थी जी, और मैं कुछ ही दिन अपनी वाइफ के साथ रहा था, और मैंने लिखा कि शायद नियति ने, डेस्टिनी ने हमारा इतने दिन का ही साथ रखा था। शायद हो सकता है हम अगले जन्म में फिर मिले, लेकिन तुम्हें हमेशा एक वीर नारी बन के जीना है जी। और हमेशा अपने पति ने जो साहस दिखाया देश के लिए, उस पर गर्व करना है। क्या बात। तो ये राहुल, जब ये उन गोलियों की बौछार को सहना ज्यादा आसान होता है जब दुश्मन चला रहे हो और फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो जी। जब अपने उस फियर को, अपने उन इमोशंस को दबा के जब मैं वो लेटर लिख रहा था, वो मेरे लिए जीवन के सबसे डिफिकल्ट पल थे, क्योंकि आप जिंदा हो लेकिन आप लिख रहे हो कि कल आप नहीं होगे और अपने फैमिली को कुछ संदेश दे रहे हो। तो वो शायद सबसे डिफिकल्ट पल थे। और उन फैमिलीज पे क्या बीतती होगी जब वो अपने बच्चों के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ते होंगे कि अब वो नहीं रहे।
और ये हुआ है। मेरे कितने साथ के लोग थे, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विजयन थापर, जब इनके पेरेंट्स को मैंने और कैप्टन विजयन थापर ने 7 लेटर लिखा था। ओके। मैं उस अटैक में बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ था, जिसके बारे में अभी बात करेंगे जी। वो उनको वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जब उन्हें पहला लेटर उनके पेरेंट्स को लिखा था, वही लिखा था कि डैड व्हेन यू विल गेट दिस लेटर आई विल बी वॉचिंग यू फ्रॉम द स्काई, बट इफ आई टेक अनदर बर्थ आई स्टिल विश कि मैं इंडियन आर्मी में ही जाऊं। क्या बात है। तो आप उसकी पर्पस, डिटर्मिनेशन और जज्बा देखिए कि इस कंडीशन में व्हेन ही इज अबाउट टू डाई, वो कह रहा है कि मैं अगले जन्म में भी आर्मी में ही जाऊं और देश की सेवा। कोई रिग्रेट नहीं है, जीरो रिग्रेट, लॉट ऑफ प्राइड, लॉट ऑफ ऑनर एंड पर्पस कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मौत तो कहीं भी आ सकती है जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो मौत है, हाँ, ये एक अलग लेवल पे आपको ले जाती है। राइट। और ये ट्रेनिंग बहुत टफ होती होगी, जो ऐसा विल पावर टेस्ट करा जाता है और फिर उसके बाद उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो इतने लॉयल रहे अपने देश को लेकर। ट्रेनिंग होती है और उसके साथ साथ आपके अंदर का जज्बा भी होता है। जैसे जो मैं आपको जवानों की बात कर रहा था कि हम उन जवानों को कैसे बोले कि भाई हम एक मिशन के लिए जा रहे हैं जहां हम लौट के नहीं आएंगे। वो भी तो, उनके भी तो माँ बाप वेट कर रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो क्या होता है जब ट्रेनिंग होती है ना हमारी, तो ऑफिसर बीच में होता है, जो लीडर होता है बीच में होता है। एक तरफ से एक सेक्शन जा रहा है और वो कमांड एंड कंट्रोल के लिए सिखलाई और ट्रेनिंग में जो लीडर होता है बीच में होता है। लेकिन ये ट्रेनिंग तो नहीं है, ये तो रियल लड़ाई है। सबसे ज्यादा खतरा के थे जो सबसे आगे। तो हम जो यंग ऑफिसर थे, हमने डिसाइड किया कि योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आप इन्हें कुछ भी बोलोगे, अपने जवानों को कुछ नहीं सुनाई देगा, राइट? क्योंकि आप मौत के सामने हो। राइट। तो आपको कुछ ऐसा एक्शन करना है कि जो उन्हें बिल्कुल मोटिवेट कर सके। तो हमने बोला हर लड़ाई में हम लोग फ्रंट से लीड करेंगे। सबसे पहली गोली आएगी हमें लगेगी, उससे पहले कि किसी और को लगे। और हमने उन्हें बोला कि हमें नहीं पता हम सब वापस आएंगे या नहीं आएंगे जी, लेकिन लड़ेंगे और पहली गोली मेरे ऊपर आएगी तो लीड फ्रॉम द फ्रंट। और जैसे ही हमने वो चेंज किया कि सिखलाई में हम बीच में रहते हैं बट आज हम सबसे आगे जाएंगे, आप देखिए कितना जोश था जवानों में। बिल्कुल। मतलब मैं तो राजपूतों के साथ लड़ रहा था, उन्होंने केसरिया बाना पहन के वो टाइगर्स की तरह लड़े। क्या बात और है। उन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में सिद्ध कर दिया कि इंडियन आर्मी बेस्ट है। मतलब उन्हें जैसे किसी चीज का डर ही नहीं था। गोलियों की बौछार के बीच में हम लोग बढ़ते जा रहे थे कि जब तक वो पीक पे तिरंगा नहीं लगा देना हम रुकेंगे नहीं, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जो हम बॉर्डर फिल्म में देखते हैं उसमें जब इतना जोश दिखाता तो रियलिटी में कितना अलग जोश होता होगा जवानों के अंदर उस समय बैटल फील्ड में। बहुत बहुत जोश होता है, क्योंकि शायद सबको एक यही होता है कि आज जो ये यूनिफॉर्म का कर्ज है या जो देश का वो है, आज हमें मौका मिला। देखिए हर किसी को देश के लिए लड़ने का चांस नहीं मिलता है ना। 71 के बाद 99 की लड़ाई हुई और मैं तो कहता हूं मैं बहुत लकी था कि हमें वहां पे लड़ने का मौका मिला। कितने लोग तो भाई पूरी आर्मी सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, लेकिन युद्ध कितनी बार होता है एक्चुअली। हाँ, तो वो तो आप हमें एक आर्मी को इंतजार रहता है, रियल आर्मी को इंतजार होता है कि कोई बैटल हो, कोई वॉर हो और हमें उसमें अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिले। देखिए आर्मी को बैटल का इंतजार तो नहीं रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस है किसका होता है? सबसे ज्यादा लॉस तो आर्मी का ही होता है। लोग जो भी मरते हैं, हम जीत भी सकते हैं, लेकिन आज तक जैसे मैं अगर सोचने बैठता हूं तो कैप्टन विक्रम बत्रा, विजयन थापर, मेजर आचार्य, मैं उन सबको याद करता हूं। देवर लाइक ब्रदर्स टू मी। तो फैमिली का पार्ट थे, आज वो नहीं है। तो वो लॉस तो कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हमेशा उन पे गर्व भी है, अपने आप पे गर्व है कि हम लोगों ने इतनी कठिन परिस्थिति में पीछे नहीं हटे। हम कभी युद्ध की शुरुआत भारत कभी नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमारे देश पे हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब हमें देना आता है कि जिससे वो हिमाकत दोबारा ना करे। करेक्ट। तो ये आपके उस बैटल के बारे में बताइए, जब आप अटैक में जा रहे थे और ये बम फटा और स्प्लिंटर्स के से आप इंजर्ड हुए, तो वो क्या सिचुएशन थी? तो कैसा रहा था? हम ये 3 पिंपल्स की लड़ाई थी, ये मेरा तीसरा अटैक था। टोलोलिंग और हम 2 जीत चुके थे जी। और ये 3 पिंपल्स और टाइगर हिल एक साथ थे। तो 3 पिंपल्स अगर हम जीत लेते तो टाइगर हिल को जीतने में भी, विच वॉज लाइक ए फाइनल पीक, हमें बहुत हेल्प हो जाती। बट ये बहुत डिफिकल्ट पीक थी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सीधी खड़ी 3 चोटियां थी। और दुश्मन ने टॉप पे बैठ के बहुत सारा अम्यूनिशन, आर्म्स जमा कर रखा था। रास्ते में माइंस लगा रखी थी। तो माइंस में क्या है कि आप
चलने से पहले अगर किसी का पैर पड़ गया माइन फट जाएगी और कैजुअलिटी होगी। और दुश्मन ने बहुत सारे अपने जो ट्रुप थे वो वहां पहुंचा दिए थे ऑलरेडी, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। हम कैसे, हमने जैसे ही चढ़ाई शुरू करी, दुश्मन को जो हमारा फर्म बेस होता है जहां से हम फाइनल चढ़ाई शुरू करते हैं उसे फर्म बेस बोलते हैं, ओके, उसका किसी तरह से लोकेशन पता चल गया और उन्होंने वहां पे बहुत बहुत ज्यादा अपनी आर्टिलरी की फायरिंग की। ओके, तो इनफैक्ट जब हम शुरू कर रहे थे उसके पहले ही हमारे कुछ जवान इंजर्ड हो गए। तो दुश्मन को लगा अब तो हमने इनके फर्म बेस पे कर दिया है, अब ये नहीं बढ़ेंगे। ओके, लेकिन ये इंडियन आर्मी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, ओके, इतने लोग घायल हुए हम फिर भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, हम फिर चढ़ाई करेंगे। ओके। अनफॉर्चुनेटली वो एक फुल मून नाइट भी थी, तो दुश्मन हमें रात में भी देख सकता था। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते रहे लोन हिल की तरफ। एक जो उसकी पहाड़ी थी, मैं और एक मेरे साथ थे, हम लोग लीड कर रहे थे, सारे जवान साथ चल रहे थे। मैं आर्टिलरी का फायर दुश्मन के ऊपर लगातार डाल रहा था जिससे कि वो थोड़ा नीचे रहे। जब हम ऊपर चल रहे हैं उस समय हमारे जवानों पे डायरेक्ट शॉट ना ले सके जी। जब हम पीक के बहुत पास थे तो दुश्मन की आर्टिलरी का एक गोला बिल्कुल हमारे पास में आके फटा। आर्टिलरी का गोला जब फटता है, इतना बड़ा शैल होता है, ओके, 1 मीटर से ज्यादा का, उसका वेट ही 80 किलो के आसपास तक हो सकता है और उसमें से हजारों छोटे छोटे स्प्लिंटर्स निकलते हैं जो बुलेट से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ओके, तो उसको बचाने के लिए, उसका सिर था वो उसके बिल्कुल पास में था, उसको बचाने के लिए मैंने सिर को नीचे किया। सिर तो बच गया लेकिन जब तक एक बहुत बड़ा स्प्लिंटर मेरे हाथ को चीरता हुआ निकल गया। अब सिचुएशन ये थी कि खून आपका पानी की तरह बह रहा है और आप एक हाथ से रेडियो कंट्रोल से अपनी आर्टिलरी गन का फायर कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जो मेरा साथ था, मेरा बडी था, उसने जैसी इंजरी देखी तो पैनिक कर गया कि सबको बताना है। तो मैंने बोला बताना नहीं किसी को, क्योंकि एक तो उस समय तक हमारे कई ऑफिसर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। आपके ट्रुप से ही? मेरे ट्रुप से, जैसे मेजर आचार्य थे, वो लड़ते हुए दूसरी पहाड़ी में वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अगर जवानों को जितना ज्यादा पता चलता है ऑफिसर की गोली लगी है तो हौसला उनका डाउन होता है। तो मैंने कहा चुप रहो, इस समय हमारा लक्ष्य हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो एक हम पट्टी कैरी करते हैं थोड़ी सी, जस्ट मैंने उसको बांधा और मैंने अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर बांध लिया, क्योंकि अधिकतर ऑफिसर्स की डेथ वो ब्लड ज्यादा बहने से होती है। और उस समय ब्लड आपको रुक नहीं रहा है, लगातार निकल ही रहा है। हाँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ को सिर के ऊपर बांध लिया जिससे ब्लड लॉस कम हो जी। और आगे बढ़ते रहे। उसने मुझे बोला साहब आप बचोगे नहीं। मुझे आज तक याद है, उसने बोला साहब अगर आप तुरंत नीचे नहीं गए, क्योंकि उस समय हम 5 घंटे ऊपर थे पीक पे और जो हमें पहला डॉक्टर या नर्सिंग असिस्टेंट मिलता वो 5 घंटे नीचे मिलता जी। बट मैंने कहा देखो इस समय जब तक हमारे जवान ऊपर नहीं पहुंच जाते पीक पे, हम ये आर्टिलरी का फायर नहीं बंद कर सकते और इसको मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूं। बहुत हिम्मत वाली बात है। और वो एक निर्णय था जो मुझे लेना था कि अब मैं अपनी लाइफ को देखूं या ये पर्पस जिसके लिए मेरे लोग ऑलरेडी इतनी कुर्बानी दे चुके हैं वो पूरा अटैक विफल हो जाता जी जी। तो मैं फायर डायरेक्ट करता रहा। 1 घंटे में हमने लगभग वो पीक पे कब्जा कर लिया और उसके बाद तक मेरा इतना ब्लड बह चुका था कि मैं बेहोश हो गया। अच्छा, पीक पे पहुंच के कंट्रोल करके आपने देखा कि हमने कंट्रोल कर लिया, हम जीत गए हैं इस पीक को। उस समय तक कहते ना विल पावर, टारगेट अचीव। लेकिन अब आपको कोई नीचे तो ले नहीं जा सकता। अब आपकी हालत है एक एक कदम चलना मुश्किल है क्योंकि ब्लड बहुत बह चुका है। और मुझे भी राहुल उस समय लग रहा था कि शायद ये मेरे लास्ट पल है, सच बताऊं तो, क्योंकि उस समय एक एक कदम लेना मुश्किल था। बट मैंने अपने मन में एक ही सोचा, आई कांट डाई फॉर माई कंट्री, आई हैव टू लिव फॉर माई कंट्री सो दैट आई कैन फाइट अनदर डे। क्या बात है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे कोई उठा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एनिमी दोबारा जो काउंटर अटैक है वो कर सकता है। तो हमें अपने लोगों को यहाँ पे लगाना है। मैं केवल अपना जो एक रेडियो ऑपरेटर होता है उसको साथ लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा पहुंचूं। हो सकता है पहुंचे नहीं पहुंचे। मेरा उसको एक ही इंस्ट्रक्शन था कि हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था एक एक कदम लेना। तुझे बस किसी तरीके से पास के झरने से या छोटा सा पानी कुछ डालना, मुझे होश में लाना, आई विल टेक अनदर स्टेप। और वो 5 घंटे जिसको मुझे कवर करने में नियरली 6.5 घंटे लगे, वो मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट वॉक थी, क्योंकि हर कुछ कदम के बाद बॉडी की शक्ति जवाब दे देती थी और मैं बिल्कुल गिर पड़ता था। तो मेरे पूरा चेहरा कट गया था, सीने पे बहुत सारे थे क्योंकि पत्थरे थे, नुकीले पत्थर। आप गिर रहे हैं तो फिर कोई कंट्रोल है नहीं, कंट्रोल कहीं भी गिर रहे हैं। उसके बाद वो किसी तरह होश में लाता था और फिर 1 स्टेप लिया, 2 स्टेप लिए
और मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति, कौन सी शायद 100 करोड़ इंडियन की ब्लेसिंग थी या क्या था, कहाँ से वो शक्ति आ रही थी। मैं चलता रहा, गिरा, फिर उठा, फिर चला। और उस हालत में 6.5 घंटे क्लिप से, मतलब क्लिप एक से। बहुत ही दुर्गम रास्ते से उतरना, एक ट्रैकिंग जो होता है, टफ ट्रैकिंग। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी खड़ी चट्टाने थी। तो किस तरीके से, कौन सी मेंटल पावर थी। और उतर के आप वापस अपने, जब तक मैं पहुंचा और जैसे ही हम सामने वो जो हमारी वो होती है नर्सिंग, जहाँ पे वो होता है फर्म बेस होता है, जहाँ पे हम शुरू करते हैं, वहां पे डॉक्टर एकदम दौड़ के आया, जो मेरे साथ के डॉक्टर थे, कैप्टन बासु थे। ओके। और जैसे ही उन्हें मैंने देखा, फिर आई लॉस्ट एवरीथिंग। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मेरी फिर 2 दिन बाद आंख खुली, जब मैं सीधा, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 दिन, क्योंकि शायद इतना ब्लड बह चुका था। ऑपरेशन के लिए भी जो इंजेक्शन उन्होंने फिर इंजेक्शन दिया होगा। फिर जब मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके थे श्रीनगर के हॉस्पिटल में, तब मेरी आंख खुली। और शायद मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं जिंदा हूं, ये शायद इन 100 करोड़ इंडियन जो उस समय थे, मेरे भारतवासी, और जो कहते हैं भारत माता, उसी का वो था कि मैं आज भी आप लोगों के साथ हूं। नहीं तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं, उस समय के बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो रियल कारगिल वॉर को सामने प्रत्यक्ष से जिया है, जो वहाँ की स्टोरी बता पा रहे हैं। तो आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है देश के लिए, और इसके लिए हमें आप पे बहुत गर्व है। थैंक यू। अच्छा, मैं मैम के बारे में जानना चाहूँगा, शिखा मैम, आपकी वाइफ, जिन्होंने नेशन फर्स्ट बुक को लिखा। हाँ जी। जिसमें उन्होंने एक पत्नी के रूप में भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, एक ऑथर के रूप में भी आर्मी और उनके सेक्रीफाइसेस उसके ऊपर लिखा है। तो थोड़ा सा बताएंगे कैसा फील हो रहा था जब वो लिख रही थी, और क्या माइंड में चल रहा था, क्या सोच कर उन्होंने शुरुआत की थी इसकी? देखिए, शुरुआत ऐसे की थी कि बहुत सारी बुक लिखी गई हैं कारगिल पे, लेकिन वो सारी एक युद्ध के पर्पज से लिखी गई कि लाइक यहाँ पे अटैक हुआ, ऐसे गए, ये थी। तो दे आर मोर लाइक डॉक्यूमेंट्री। लेकिन डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा रियल इमोशन होते हैं। जब आपका हस्बैंड आगे लड़ रहा है और आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप क्या सोच रहे हो, एक मदर के दिल पे क्या जा रही है, एक बच्चा जिसका फादर लड़ रहा है वो क्या सोच रहा है, वो सैनिक जो अटैक में जा रहा है वो एक सैनिक भी है, उसका कर्तव्य है, बट एक फादर भी है। तो एक स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ। हाँ, तो बहुत लोगों ने बोला कि इस तरह की कोई बुक्स नहीं आई आज तक जिसमें जो घर वाले हैं उनकी फीलिंग, सैनिक की फीलिंग वो सामने आए। अधिकतर जगह बस ये होता है, उसने अटैक किया, ये करा, ये जीता, लेकिन उनकी फीलिंग्स नहीं आती, जो कहते हैं ना दिल से। तो शिखा ने ये एक, वो ऑथर पहले भी थी, लिखती थी काफी, तो उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया के सामने सच्चाई क्या होता है एक्चुअली वो लाते हैं स्टोरी। तो कहते हैं ना कि वो उन्होंने बस अपनी दिल से ये चीज लिखी, और वो अमेजन में वो नंबर 1 बन गई। लोगों ने उसको इतना लाइक किया कि अभी प्रपोजल उस पर चल रहा है कि उस पर मूवी बनाना चाहते हैं लोग। क्या बात है। फिर उसका हिंदी हमारे पास जो उसका जो जिन्होंने पब्लिश किया वो आया कि इसकी इतनी डिमांड आ रही है कि आपने खाली इंग्लिश में क्यों लिखा है। अच्छा, असली हिंदुस्तान तो हिंदी हार्टलैंड में बटता है, तो उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट किया कारगिल युद्ध के नाम से, जो आज फिर सुपर हिट हो गई है। क्या बात है। और उसको अभी और कई लैंग्वेज में लोग ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, और शायद आप जल्दी उसके ऊपर एक मूवी भी देखेंगे। तो ये एक ऐसी लेडी के पर्सपेक्टिव से है जो एक टोटल सिविल बैकग्राउंड से है, डॉक्टर्स परिवार से, जिसके माँ बाप डॉक्टर हैं। एक पत्नी के मन में क्या चल रहा है जब उसका पति एक आर्मी ऑफिसर जहां लड़ने गया है बैटलफील्ड में, कुछ नहीं पता वो आएगा नहीं आएगा, और कोई न्यूज भी नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई एसएमएस नहीं है, और बस न्यूज में डेली ये देख रहे हैं कि ये शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, ये शहीद हो गए। तो मन में नेगेटिव थॉट भी आते होंगे, उस पर भी कंट्रोल करना कि नहीं मुझे नहीं सोचना, ऐसा नहीं हो सकता। और आप सोचिए वो देहरादून में थी, तो देहरादून में जैसे जवानों की डेथ होती थी तो बॉडी लेके आते थे, तिरंगे में लपटे हुए। ऑफिसर के वाइफ के नाते वो उन सब जितने भी उनका दाह संस्कार और जो उनको तिरंगे में लपटे होता था, वो उनके साथ खड़ी होती थी जवानों की वाइफ के साथ। और उसको ये भी पता था कि शायद उसका पति, इनफैक्ट जब जिस अटैक में मैं इंजर्ड हुआ था उसमें 3 ऑफिसर्स की डेथ भी हुई थी। तो जब अटैक हो गया तो आर्मी चैनल्स के थ्रू ये हुआ कि उस अटैक में कई ऑफिसर गए थे, 4-5, उसमें 3 की डेथ हो गई है। उस समय तक उसको ये पता था, वो अटैक हो चुका था, कि मैं भी उस अटैक में हूं। लेकिन उसको पता नहीं मैं जिंदा हूं या नहीं, क्योंकि जब मैं इंजर्ड था तो किसी को मेरा ये सबको पता था गोली लग गई है, वो बात आ गई थी, लेकिन फाइनल आउटकम क्या हुआ था उसका वो नहीं पता। दैट वाज नॉट क्लियर। तो उस समय उसको ये नहीं पता था शिखा को कि मैं जिंदा हूं या नहीं, लेकिन
एक जवान की बॉडी आई तो वो जाके उस जवान की वाइफ के साथ खड़ी और उसको हौसला दे रही थी। बहुत तो हिम्मत वाली बात बहुत है। मुश्किल काम है अपने आप को, जी, कि आपको जी, खुद नहीं पता कि आपका जी। पति भी कल इसी जगह है, बट फिर आप करो। मेजर विवेक गुप्ता की वाइफ थी, जब उनकी बॉडी आई तो उनको सल्यूट करा उन्होंने। वो भी एक आर्मी ऑफिसर थी एएमसी में। वो शायद पिक्चर पूरे देश में फेमस हो गई थी कि वाइफ अपने हस्बैंड को सल्यूट कर रही है। तो ये जो लड़ाई है राहुल, ये केवल सैनिक नहीं लड़ते, ये उनकी फैमिली भी लड़ती है। और मैं सही बताऊं तो जो हमारे इंडियन है, जो दिल से आर्मी को करते हैं, वो भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं, क्योंकि उन्हें भी उतना दुख होता है किसी ऑफिसर या जवान के जाने का जितना हमारे परिवार वालों को होता है। मुझे याद है उस समय मैं स्टैंडर्ड 9th में होऊंगा 1999 में, जब ये कारगिल वॉर हुआ था, और झारखंड के भी एक जवान शहीद हुए थे और उनकी बॉडी जिस रास्ते से गुजरी थी, आई एम अगेन गेटिंग गूज़बम्प्स, क्योंकि वो इंडियन आर्मी के लिए जो एक फीलिंग है ना, वो अलग ही है हर भारतीय के दिल में। तो रोड पे जिस शहर से वो गाड़ी गुजरती थी जिसमें उनकी बॉडी थी तिरंगे से लपटे हुए, फूल माला लेकर पूरा शहर उमड़ा रहता था, भारत माता की जय, इस जवान की जय, और पूरा गांव प्राउड फील करता था, पूरा जिला प्राउड करता था, पूरा राज्य प्राउड करता था। और ये फीलिंग चलती थी और पब्लिक में इतना गुस्सा था, ऐसा लगता था कि मैं जाऊं और मैं लड़ के आऊं, मैं लड़ूं। और उस समय भर्तियां भी ऐसी हुई थी, वो मतलब लगातार सबको आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जो भी फिट था, जिसकी हाइट ठीक है, वो हष्ट पुष्ट है। तो अलग ही वो पूरे देश में वहां पे ना, जबकि सोशल मीडिया नहीं था उस समय, सोशल मीडिया सिर्फ एक न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज को देखकर पूरा देश अलग ही आक्रोश में था। और हमारे पास ना बोरों में भर भर के राखी आती थी, तिलक आता था, लोग अपने खून से लिख के लेटर भेजते थे। इनफैक्ट जब मैं टोलो लिंक पे लड़ने के लिए जा रहा था जी, मैंने आपको बताया उससे पहले 5-6 अटैक सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो मैं सोचा था अपने जवानों को कैसे मोटिवेट करूं। तो बगल में ना ये एक बॉक्स सा रखा था, तो उसमें चिट्ठियां थी, लेटर थे। तो मैंने अपने एक जेसीओ को बोला कि आप ये पढ़ो, सबको क्या लिख रही, हमें तो पता नहीं ना देश हमारे बारे में क्या कह रहा है, हम तो दिन रात वहां पे लगे थे। जी। तो वो पहला लेटर किसी नौजवान ने लिखा था जी, और वो उसने लिखा था कि मैं ये खून से लेटर लिख रहा हूं, मैं फौज में भर्ती होना चाहता था, बट मेडिकल या किसी वजह से या परिवार स्थिति में नहीं आ पाया। अमेजिंग। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो मैं इतना ज्यादा इमोशनल हूं कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने घर में बैठा हूं, कैसे कंट्रीब्यूट करूं। तो मैं केवल आपको बोल रहा हूं कि पूरा देश आपके पास है, ये हम खून से लेटर लिख के मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि हम सब आपके साथ। आपका कितना उत्साह बढ़ जाता होगा, तो मैं कि पूरा देश मेरे वो साथ। जो देश के वासियों की ताकत है ना, वो आर्मी की असली ताकत है, क्योंकि उन्हें पता है। देखिए, हम अपने दुश्मन को जानते भी नहीं, मुझे नहीं पता ना पाकिस्तान की तरफ से कौन सैनिक लड़ रहा है, क्या है, तो मैं उससे कैसे हेट करूं, क्या वेपन लेके बैठा है ऊपर, वी नेवर नो। नेवर। मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे देशवासी मुझे देख रहे हैं कि ये जज्बा है अंदर। ये जो बहादुर लोग हैं, ये जो मेरे सैनिक हैं, ये देश की शान और झंडे को झुकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो उनका विश्वास है, हम उस विश्वास को तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम कदम बढ़ाते हैं। हाँ, और ये दुश्मन हमारे घर में आके कब्जा करके बैठे, हमारे ये मजाल। यस, हम किसी के ऊपर कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, ये सोच के एकदम घुसते थे। एक इंच भूमि वापस लेना है और ऐसी पिटाई करनी है, इतना मारना है कि वो दोबारा वो हिम्मत ना करे। तो एक आध बार घुस के हम लोग पीओके क्यों नहीं ले लेते हैं? देखिए, पीओके भी अपने आप में भी वहां पे इतने टेररिस्ट हैं, वो हैं, तो मुझे लगता है कि पीओके लेना भी कोई बहुत अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप कश्मीर को मेंटेन करना भी आपके लिए कितना मुश्किल है। तो पीओके वहां लेना सिविलियन के तौर पे हमें टेररिस्ट मिल सकते हैं। करेक्ट। जो हमारे सिटीजन होंगे वो टेररिस्ट आधार कार्ड बनवाएंगे और वो लोग फिर हमारे देश का पार्ट बन जाएंगे, कहीं पे भी जा सकते हैं, विचरण करते रहेंगे। तो ये टेररिस्ट, एक कॉन्शियस कॉल है कि हमें शायद उसको आज की डेट जरूरत नहीं में है। कश्मीर को मेंटेन करने में हमारे देश की जो बाकी जगह से टैक्स आता है वो कश्मीर में लगता है, जी, क्योंकि वहां जी। पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ, वो terrorism। टैक्स इनकम कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, और सारा इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट ही है। तो पीओके में और अगर हम पीओके लेंगे तो हो सकता है बहुत सारे टेररिस्ट को उसके नागरिक बन के आपके अंदर घुस जाए, हाँ, तो वो पूरे देश में वो रोग फैल जाएगा। जी, तो सबसे पहले वो गंदा तालाब है, तो उसको मैं मिलाऊं या नहीं मिलाऊं मिलाऊं? ना मिलाऊं सोचना पड़ेगा। तो बेटर गेट जो मेरे पास है उसको तो क्लीन करे ना। हाँ, उसको नहीं। तो ये कॉन्शियस कॉल है। दो पीओके हम बोलते हैं एज पर एग्रीमेंट इट्स ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, बट सच्चाई बाद यही में है, सोचेंगे कि इस गंदे तालाब का ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे करना है। उसको एज इट इज मिलाना हमारे लिए और नुकसानदायक है, क्योंकि उसके अंदर जो रोग एलिमेंट है, टेररिस्ट है,
पूरा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हमारे लिए एक और नासूर है जो पूरे देश को खराब कर सकता है। और उसकी जगह सारे टेररिस्ट हैं, वो वहां पे अगर हम इंडिया के सिटीजन बन गए फिर तो आराम से किसी भी जगह जा सकते हैं। हाँ। अभी आपके पास रोक तो है ना। जी तो बिल्कुल। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल है। क्या लगता है उस समय कारगिल वॉर जो हुआ, अगर आज के समय में कारगिल वॉर सेम वॉर होगा तो इंडिया जो मई से लेकर जुलाई तक चला, अर्ली मई से लगभग 26 जुलाई 1999 में हुआ, तो मई जून जुलाई लगभग 2.5 महीने ये वॉर चला। तो आज के डेट में वही वॉर होगा तो कितना टाइम इंडिया लेगा उसको निपटाने में? नहीं, अभी हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये सोचिए कि खाली आपकी कैपेबिलिटी नहीं उनकी बढ़ भी रही बढ़ी है, है। दुश्मन की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। हाँ। तो जो दुश्मन वहां पे डिप्लॉय करेगा, वो भी उसके जो बंकर्स होंगे उनकी क्वालिटी, उसके वेपन की क्वालिटी वो भी बहुत हाई होगा। तो यू डोंट नो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज थी उस समय हमने उस कंडीशन में उन्हें हराया। जैसे मैंने आपको बताया, वो अपने आप में केस स्टडी है। हम डेफिनेटली उससे जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में वॉर इतना टाइम नहीं लेगी। आर या पार की लड़ाई है आपकी डेट में, क्योंकि आपके वेपन में ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, ज्यादा पावर है दोनों तरफ से। जी। तो इतना टाइम डेफिनेटली नहीं लगेगा। लेकिन ये मान के चलिए केवल आपकी कैपेबिलिटी नहीं बनी है, दुनिया की कैपेबिलिटी, आपके दुश्मन भी दिन रात अपने वेपन को बढ़ाने में, चाहे वो चाइना से ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी उस पर काम कर रहा है। हाँ। तो दोनों तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अब ये हिमाकत करने की कोशिश तो नहीं करेगा, हिमाकत नहीं करेगा कि वो सीधे सीधे आमने सामने आकर और वो कैप्चर करने की कोशिश करे। वो टेररिस्ट के नाम पे करके और बोलता है हमने नहीं किया करके, वो डर के बैकफुट में ही रहता है। अब देखिए, पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि क्यों उसे इंडिया पे ये सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि अगर उन मुद्दों से ध्यान हटाना है तो केवल एक ही चीज़ है, एक कॉमन एनिमी इंडिया। सब भूल जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट, करप्शन सब भूल जाते हैं। हाँ। केवल इंडिया से लड़ाई हो रही है। हाँ, हम खुश हैं, हमारे लीडर्स इंडिया को संभाले। तो वो एक पॉलिटिकल वो भी होता है सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए। ओके। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट है। चाइना इंडिया से डायरेक्ट नहीं करता, चाइना की पॉलिसी है, लेकिन यूएस भी उसको सपोर्ट करता है ताकि अनरेस्ट बना रहे इंडिया में। यस, यूएस की अपनी पॉलिसीज है, यूएस की अपने फाइटर प्लेन्स क्यों देता है गिफ्ट में, और वो यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में। तो देखिए, यूएस का जो वहां पे जो वेपन लॉबी है, जो डिफेंस लॉबी है, जो मैन्युफैक्चरिंग लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है। उनके लिए ये अच्छा है कि हर देश में लड़ाई होती रहे, ताकि बिके। ये भी खरीदे, ये भी खरीदे वेपन्स, तभी तो बिकेंगे। मैं तो बीच में दलाल हूं, मैं ये इसको भी बेच रहा हूं, इसको भी बेच रहा हूं, इसको भी भड़का रहा हूं, इसको भी, लेट देम फाइट, आई बिकम लाइक ए सरपंच। सो अमेरिका इज लाइक अ कठपुतली बना के लड़ा रहा है और फिर वो अपने वेपन्स बेच रहा है। करेक्ट, एंड दे आर यूजिंग पाकिस्तान आल्सो। वहां पे अगर वो बेस बनाएंगे कल को रशिया के अगेंस्ट, दे वांट ए बेस। सो पहले अफगानिस्तान था, उन्हें पाकिस्तान में एक बेस रशिया ही क्यों, रशिया, चाइना, इंडिया तीनों को काउंटर करने के लिए वो उसको तो बेस चाहिए, उसको एक चाहिए जो वो अपने आप यूज कर रहा है। और चाइना भी, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहता। चाइना एक इंटेलिजेंट कंट्री है जो अपनी इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया से उसका कंपटीशन हर जगह इकोनॉमी में भी है। तो उसको वीक करने के लिए वो पाकिस्तान को यूज करता है, और पाकिस्तान के पास तो नथिंग टू लूज, तो वो जो कर रहा है अच्छी बात है। तो इसलिए देखिए, पाकिस्तान के पास अपनी पावर नहीं है, लेकिन वो यही सब कुछ अरब कंट्रियों के बल पे, चाइना के बल पे, कुछ यूएस के बल पे, यू मे सी मैनी अदर कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। चाइना आमने सामने की लड़ाई तो इंडिया से कभी नहीं करेगा ना, मोस्ट लाइकली चाइना नहीं करेगा, तो उसका भी मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यस, दोनों तरफ और से लॉसेस। हाँ, भले ही दूसरे का क्या नुकसान करो उसे मैटर, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है ये देखो। तो और चाइना भी इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला जाएगा, तो ये चाइना में समझ है। तो चाइना, न्यूक्लियर पावर है इंडिया, इससे भी डर है। Yes. और हमारे मिसाइल्स भी इतने एडवांस है कि वो कहीं भी हम वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, दोनों को डिस्ट्रक्शन होगा बहुत, दोनों लाइक दे आर गुड सुपर पावर। लेकिन आप दुश्मन के 10 मारोगे, 9 आपके भी मरेंगे। आप 10 मिलियन खर्च करोगे, उसके 20 मिलियन होंगे, इकोनॉमिकली आप बैक। सो चाइना भी ये स्टेप नहीं करेगा। इंडियन आर्मी के पास वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह क्यों नहीं होते कि उसको पहने कम से कम इंजरी हो? नहीं, इंडियन आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, इवन कारगिल वॉर के समय भी बुलेट प्रूफ जैकेट थे, लेकिन आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हम सीधी पहाड़ियों पे चढ़ाई कर रहे थे जहां पे ग्रेडियंट था 75 से 80 डिग्री। हम अपने कंधे पे 45 से 50 किलो तक का वेट, जिसमें आर्म्स, अम्यूनिशन
आपके हैंड ग्रेनेड सब कुछ लेके चलते थे, राइट? जी जी। और जो आपका टेम्परेचर था ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा था, -28 तक हो रहा था, जी जहां पे कि आपको इवन सांस लेना मुश्किल है। बिल्कुल। अब ये जो हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस समय की मैं बता रहा हूँ, हाँ उसका वेट था 16 किलो। उस आपके 50 किलो पहले ही लदा है, उन पहाड़ियों पे आप चढ़े जहाँ एक एक कदम मुश्किल है, 16 किलो बॉडी में लेके वापस बहुत हाँ। डिफिकल्ट होता है। तो कई बार तो जब हमें तेजी से चढ़ना होता है, हाँ। हम लोग खुद उसको हटा देते हैं कि यार हाँ। इससे अच्छा हम फास्ट पहुंच जाएंगे, तो जी। एक रिस्क है। दूसरा बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, वो केवल आपके फ्रंट को कवर करता है जी। और हेलमेट होता है सिर को कवर करता है, जो आपके वाइटल ऑर्गन, जी बट आपके हाथ पैर तो खुले ही रहते हैं, तो जी। वहां तो हमेशा गोली लगी सकती है। जी प्लस जैसे मैंने आपको बताया, जब दुश्मन फायर करता है आर्टिलरी, तो कई बार एयर बस्ट यूज करता है। जी। एयर बस्ट मतलब आप जहां पे आपकी फौज है उससे 50 मीटर ऊपर फटेगा, उसमें से जैसे हजारों स्प्लिंटर गोलियों की तरह निकलेंगे और सब तरफ आ जाएंगे। तो वो ऊपर से कहीं से भी आपके कंधे पे लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, उस समय हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। जब हम ऊपर चढ़ने जा रहे थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान ने पूरे अपनी तैयारी कर रखी थी, हमारे पास नाइट बाइनोकुलर डिवाइसेस तक नहीं थे। वो तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो रोड जिससे सारा खाना सप्लाई आती थी उस पर पाकिस्तान कर रहा था, तो हमें कई बार 2-2 दिन में एक बार खाना मिलता था। रियली? लेकिन क्या ये परिस्थितियां हमें अपने लक्ष्य से डिगा सकती हैं? नहीं। तो जो भी कुछ कमी थी, बूट्स नहीं थे, बाइनोकुलर्स नहीं थे, वेपन नहीं थे, पूरे अम्यूनिशन, इवन खाना नहीं मिला था, लेकिन ये भारतीय फौज थी कि फिर भी उनके जो इरादे थे वो इतने मजबूत थे और फौलादी थे कि फिर भी उन्होंने विजय हासिल करी। सबसे ज्यादा लंबा समय एक ऑपरेशन को, एक पीक को कैप्चर करने में कितना लगा? और उस दौरान मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो कितना लगा, दूसरा वहां पे चढ़ने के दौरान अगर समय लगता है तो क्या नींद पूरी कर पाते थे आप लोग? नहीं, नींद तो मतलब ही नहीं होता है पूरी करने का। और जब ये ऑपरेशन चलते हैं, जैसे मैं आपको टोलोलिंग का बताता हूँ। टोलोलिंग को हमने 12 तारीख की रात को शुरू किया था। मई में? जून में 12 जून को हमने शुरू किया था ये ऑपरेशन। हाँ। तो 11 की लेट नाइट से शुरू हुआ और फिर हम चढ़ते रहे। अभी क्या होता है, जब एनिमी ऊपर बैठा है, जब वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर गोली बरसाएगा तो आप चट्टान के बीच में आओगे। हाँ। फिर आप दूसरा पार्ट लोगे। प्लस जितने जैसे ही दिन होता था, हम लोग पहाड़ों के अंदर छुप जाते, क्योंकि दिन में तो वो आपको बिल्कुल साफ देख क्लियरली सकता है। देख रहे हैं। तो दिन में सारे अटैक रात में होते। पावर नैप ले पाते थे? नहीं, तो पावर नैप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं कब दुश्मन किस समय अटैक कर दे। अभी हम दुश्मन के 100 मीटर दूर है जैसे, तो दुश्मन कभी कभी, जैसे मैंने बताया स्नाइपर वाला, वो नीचे लेके आ जाता है, इधर से आ सकता है। तो बस हम ये करते थे, जैसे 2 लोग हैं, एक जना थोड़ा सा रेस्ट वॉच ले पे रहा, है, आंख बंद करके, दूसरे ने आंख बंद कर ली, लेकिन आप स्लीप नहीं कर सकते, नहीं, बस रिलैक्स कर रहे हैं जस्ट 2-4 मिनट के लिए। दूसरा, हम खाना नहीं लेके जाते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ ही वेट उठा सकते हैं, 50 किलो मैक्सिमम। हाँ, उसमें तो गोली भरे या खाना भरे, जान पानी बचाने भरे, के लिए गोली ज्यादा हाँ, जरूरी या है भाई। बारूद भरे। तो हम, क्योंकि वो चाहे लड़ाई में 3 दिन लग जाए, आपको उसी जो आप स्टॉक लेके चले उसी से लड़ना है, जी। उसी से जीतना है जी। और कई ऑपरेशन में 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। तो उस समय जो हालत होती थी, मतलब हमारी शक्तियां क्षीण हो रही होती थी, लेकिन फिर भी हमें ये होता था यार पीक पे पहुंचना है, उसके बस। बाद की बात देखेंगे। जीतना है, कैप्चर करना है। टोलोलिंग पे भी पहुंचे। हाँ। जब हम ऊपर पहुंच गए ना, जब हमने कब्जा कर लिया, दुश्मन ने इतनी फायरिंग की, जो हमारा रीइंफोर्समेंट, जो हमारा खाना लेके आ रही थी, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। और हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे, किसी के गोली लगी हुई है, आहा, किसी के पानी भी नहीं है, पानी नहीं है, स्प्लिंटर लगा, बर्फ थी, उस पर पूरा बारूद था। तो अगर आपको बर्फ भी सक करनी है तो आपको कम से कम 8 इंच 9 इंच डक करके हटानी है बारूद, बर्फ सक करके फिर आप सक करके प्यास बुझाते थे। प्यास बुझाते और थे। कुछ था नहीं करने का। तो हमने इनफैक्ट फिर एनिमी के किचन पे धावा किया। ये हालत आ गई थी कि भाई लड़के मरेंगे, चाहे एनिमी के अटैक करते हुए कुछ हो जाए, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। तो हमने एनिमी के किचन पे अटैक किया। वहां से हमने उनका 3 दिन आप खाना नहीं है, सोना भी नहीं है, खाना सोना कुछ नहीं, बस जिस दिन वो झंडा फहरा दिया, फिर रिप्लेसमेंट आती है नीचे से, वो फिर उस पीक पे रहते हैं। और ये जो मेन है, ये लोग नीचे उतर के फिर इन्हें रेस्ट और रिक्यूप मिलता है। लेकिन जब वो ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन, कुछ सोना और नहीं। ये भी पता है कि या तो हम उसको जीतेंगे या तो वापस नहीं आएंगे। तो ये एक जज्बा होता है जो शायद मैं इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता राहुल, क्योंकि इस जीवन की कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप किसी को बोलो कि आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप इस पीक पे चढ़ो जहां से गोलियां बरस रही, कोई नहीं जाएगा, कहेगा पागल हूं मैं, क्यों जाऊंगा, राइट?
correct. आप मुझे सैलरी दे रहे हो, मुझसे काम करा रहे हो। हाँ, आर्मी कभी सैलरी के लिए नहीं काम करती। आर्मी कभी सैलरी के लिए नहीं करती। हम अपने उन इरादों के लिए, उस धरती माँ के सम्मान के लिए। जी। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो राष्ट्र है वो तभी महान बनता है जब आपके पास कुछ ऐसे बहादुर हैं जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्योंकि हर माँ सोचेगी मेरा ही बेटा क्यों जाए, पड़ोसी का बेटा क्यों नहीं जाए। हर वाइफ कहेगी भाई दूसरा चला जाए, मैं ही क्यों भेजूं। या वो बंदा सोचेगा मैं ही अपने क्यों प्राण इसके लिए करूं। लेकिन हर कौम में, हर राष्ट्र में वो कुछ बहादुर चाहिए, तभी राष्ट्र महान बन सकता है। जो कि हमेशा, और वो तभी पॉसिबल है जब वो राष्ट्र, वो नागरिक अपनी आर्मी की इज्जत करेंगे। तभी किसी को वो हौसला आएगा ना कि मेरे देश के लोग इतनी इज्जत करते हैं, मुझको इस पेडिस्टल पे बैठाते हैं। नहीं तो बहुत सारी कंट्री है जिसमें कोई आर्मी में नहीं जाना चाहता, कंपलसरी लोगों को भर्ती किया जाता है, जबरदस्ती भरा जाता है। हाँ, सिंगापुर में आप देखिए, सिंगापुर में लोगों को मैंडेटरी सर्व करना पड़ता है क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता, है ना। इंडिया में देखो लाइनें लगती हैं जी। वो लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अपनी इच्छा से। लेकिन वो तभी तक रहेगा जब हम अपने देश के इन बहादुर जवानों को, जिन्होंने सब कुछ किया जी, उन सबको सबसे ऊपर रखेंगे। राइट। हमारे, दे आर द रियल हीरो, दे आर नॉट द रियल हीरो। एब्सोल्युटली, यही है। इंजरी के बाद की लाइफ कैसी रही? आपको आर्मी छोड़ना पड़ा? तो जैसे मैंने बताया, मैं बहुत इंजर्ड हो गया था, मल्टीपल ऑपरेशंस हुए, फिर मुझे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे लगातार 10 महीने मैं हॉस्पिटल में ही रहा। लगातार हॉस्पिटल में थे आप? मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली में था। अच्छा। दिल्ली कैंट में। और वहाँ मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे थे। तो बिकॉज ऑफ मेडिकल इंजरी आपका क्या होता है, आपको एक ग्रेड मिलता है, मेडिकल ग्रेड। ओके। तो मेडिकल इंजरी, ये परमानेंट इंजरी थी, इसकी वजह से मेरा मेडिकल ग्रेड डाउन था। तो मुझे ये बोला गया कि आप फील्ड में अब नहीं जा सकते कभी भी। ओके। आप, और मेरी यूनिट अभी भी वहाँ थी। हाँ। तो मेरा ये था कि मैंने जो आर्मी ज्वाइन की थी उससे पहले मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छोड़ के ज्वाइन की थी आर्मी। ओह, क्या बात है। क्योंकि वो देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। और मैंने कहा अगर अब आप मुझे आगे नहीं जाने दे रहे तो मैं पीछे रह के, तो जो मतलब मुझे ये नहीं बोला बाहर जाने के लिए, लेकिन ये बोला कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, क्लरिकल जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होगी। तो मैंने कहा मैं कुछ भी, जो एक क्वालिटी है ना, ये तो किसी भी फील्ड में सामने आ सकती है। मैं फिर अपने आप को सिद्ध कर सकता हूँ। और मेरी वाइफ ने MBA किया हुआ था IT में। तो मैंने थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखा और हॉस्पिटल बेड से मैंने MBA की तैयारी शुरू की। मुझे कई जॉब ऑफर हुए, ONGC से, रेलवे से, मेरे 1-2 साथी ने लिए भी वो जॉब, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक से हुए। हॉस्पिटल बेड में रहकर और आपने पढ़ाई की तैयारी की MBA के एंट्रेंस के लिए? वो जरूरी था राहुल, क्योंकि वो जो दर्द होता था हर फिजियोथेरेपी के बाद, ऑपरेशन के बाद, उस दर्द को भुलाने के लिए मैं किताबों में चला जाता था कि मुझे अपने आप को दोबारा सिद्ध करना है। तो बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि कहीं बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते थे, हॉस्पिटल में ही रहना था, माइंड को कहीं पे इन्वॉल्व करना था, एंगेज करना था। तो मैंने पूरा अपने आप को उसमें झोंक दिया और 8 महीने बहुत मेहनत की। और मैंने कहा ये मेरी एक दूसरी बैटलफील्ड है। मैंने उस समय जब सब जगह अपेयर किया, मैंने अपने नाम के आगे से कैप्टन भी हटा दिया। अच्छा। और 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मतलब मैंने IIM बैंगलोर, FMS दिल्ली, XLRI, क्या बात, टॉप MBA कॉलेजेस पे मैं सेलेक्ट हुआ। इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में था और जब मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं बाहर आ रहा हूँ, तो जो मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्हें बोला तुम देश के वॉर हीरो, तुम इतनी मेहनत अब क्यों कर रहे हो, बहुत सारी कंपनियां तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार है। हाँ। और उन्होंने टाटा के जो मिस्टर रतन टाटा थे उन्हें फोन भी कर दिया कि हमारा एक वॉर हीरो है और अभी इंजरी की वजह से उसको बाहर आना है जी। और आप तो टाटा ग्रुप सबसे बड़ा कंपनी है। तो रतन टाटा ने, जो उनके HR हेड थे, मिस्टर प्रधान थे उस समय, अभी भी मैं उनके टच में हूँ, उनको बोला कि आप कैप्टन से बात कीजिए। तो हमारी ताज पैलेस में मीटिंग हुई, जो आधे घंटे की मीटिंग थी, जो 2 घंटे चलती रही। और उन्होंने मुझे बोला आप अभी बताओ टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो, और मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ। बट मैंने उन्हें एक ही चीज बोला, सर आज आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं क्योंकि मैंने देश के लिए कुछ किया है। अब 2 चीजें आप यस 2 चीजें हैं। मैं जो देश के लिए क्या, वो मेरा अपना आत्मसम्मान है, मैं उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लेना चाहता। बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, आप मुझे उस चीज के लिए दे रहे हैं, मैं उस चीज की मेरिट तो मेरी है नहीं ना जो आप मुझे दे रहे हैं। तो मुझे वो मेरिट पहले कमा लेने दीजिए। मैं आऊंगा टाटा ग्रुप, मैं सबसे ज्यादा मानता हूं इस ग्रुप को क्योंकि उनकी वैल्यू, लेकिन अपनी मेरिट पे आऊंगा। तो वो इतने खुश हो गए, बोलते हैं कैप्टन मैं आपको लेटर दे के जा रहा हूं, अगर आप किसी MBA कॉलेज में नहीं
जैसे आप कोशिश कर रहे हो तो आप मुझे बताना और ज्वाइन करना। मैंने कहा ठीक है। और 4 महीने बाद मैंने उन्हें कॉल किया कि सर मैं IIM, FMS, एक्सरसाइज सब में हो गया हूँ हाँ। और मैं MBA करूँगा अपना। वो बहुत खुश हुए, मतलब टच में रहना। MBA किया, MBA में मेरा फर्स्ट जॉब कैंपस से, MBA में मुझे गोल्ड मेडल मिला FMS दिल्ली से। क्या बात है। मैं स्टैंडिंग फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या बात है। क्या स्पेशलाइजेशन था आपका MBA तो में? मेरा ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग था स्पेशलाइजेशन। ओके। और गोल्ड मेडल मिला तो ऑब्वियसली सारी कंपनियां गोल्ड मेडलिस्ट को तो लेना चाहती हैं। तो मैंने विप्रो ज्वाइन किया था। वाओ। और फिर मैं एयरटेल में गया। और उसके बाद जब मैं एयरटेल में था तब मेरे पास टाटा ग्रुप का एक ऑफर आया कहीं से। तो मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया काफी सीनियर लेवल पे में था आपका टाटा ग्रुप में जाना। तब मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया कि सर देखो अब अपने मेरिट पे आया हूँ। आपको वो 6 साल पहले की चीज याद है? फेवर नहीं लिया मैंने फेवर नहीं लिया क्योंकि वो मेरे सम्मान के लिए था जो मैंने देश के लिए किया। आज मैं मेरिट पे आया हूँ और मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। क्या बात है। तो मिस्टर रतन टाटा ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और तब से वो मेरे टच में थे। इनफैक्ट जब शिखा ने बुक लिखी तो शिखा ने उन्हें कॉपी भेजी, उन्होंने पूरी साइन करके उसको वापस भेजा। तो वो कुछ पल हैं जो हमेशा मेमोरी में रहते हैं। तो बहुत उपलब्धियां हासिल की है मैंने टाटा ग्रुप में भी, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला है। बट मुझे हमेशा ये लगता है जो अचीवमेंट वो ट्राई कलर टोलोलिंग पे फहराना, उन पीक पे फहराना था, उसके सामने तो कोई भी अचीवमेंट उसके आसपास भी नहीं आ पाएगा। आगे और क्या फ्यूचर प्लान है आपके? जब मैं बाहर आ रहा था तो जो मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने मुझे एक चीज बोला था कि कैप्टन अखिलेश, और हम लोग बहुत सारे टीवी प्रोग्राम पे साथ आते रहते थे, उन्होंने बोला कि तुम देश के वॉर हीरो हो। लास्ट लड़ाई 71 में हुई थी, 99 में बहुत हैंडफुल ऑफिसर्स थे जिसमें से कितनों की तो डेथ हो गई, तो जो जिंदा हैं वो बहुत कम है, 2-4 ही है। तो इस देश को कौन मोटिवेट करेगा, कौन बताएगा कि आज़ादी की क्या कीमत होती है? क्योंकि बोल तो कोई भी सकता है लेकिन जो खुद लड़के आया है, जिसने खुद करा, उससे ज्यादा किसी की बात की वैल्यू नहीं होती। तो तुम्हारा एक कर्तव्य है सोसाइटी के लिए लोगों को मोटिवेट करना जी। तो मैं अपने जॉब करने के साथ साथ बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर लेता हूँ, टेड टॉक लेता हूँ, टीवी पे जाता हूँ, बहुत सारी जगह कॉर्पोरेट्स को और इंस्टीट्यूट्स को करता हूँ। तो ये मेरा एक फर्ज है देश के लिए जो मैं कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी स्प्रेड करना बहुत जरूरी, मोटिवेशन, ताकि देश के लिए वो प्यार बना रहे लोगों को। बिल्कुल। और देश में जो लोग हैं, आप मूवी में तो बहुत कुछ दिखा सकते हैं लेकिन जो सच्चाई है, जो खुद लड़के आया है, वो सबसे ऑथेंटिक होता है। तो मैं फ्यूचर में भी इस फील्ड में लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को इस मोटिवेशन से उससे बांधना चाहता हूँ और एक पॉजिटिविटी का संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश में कमी हो सकती है लेकिन फिर भी हम एज ए राष्ट्र हम एक बहुत आगे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे अगर हम नेशन फर्स्ट हमेशा अपने देश को आगे रखते हैं। तो मैं डेफिनेटली आगे जाके इस फील्ड में बहुत काम करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और चाहता हूँ कि किसी भी, चाहे मैं वर्दी में हूँ, यूनिफॉर्म में हूँ, नहीं हूँ, बट मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ। और मुझे लगता है हर नागरिक ये कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आपको जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म पहनना, लेकिन अगर आप एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिसने ड्रोन बना दिया जो दुश्मन को बर्बाद कर दे जी, आपने अपने देश को मोटिवेट कर दिया, आप एक इन्फ्लुएंसर है जी, जो देश को सही दिशा में बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। कितने इन्फ्लुएंसर हैं जो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं यूथ को जी, लेकिन कितने लोग हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो आप भी एक सोल्जर है। तो मैंने अपनी किताब में लिखा है और यह है, यू आर ए सोल्जर इफ यू इंटेंड टू बी। मतलब आपका इंटेंशन अगर सही है तो आप भी आप सोल्जर हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और आपके लिए देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। तो मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और करता रहूंगा आगे भी। आर्मी, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, जब आप देश के अंदर की बुराइयों के बारे में, करप्शन के बारे में, गंदगी सब तरफ देखते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? कभी ऐसा लगता है कि जिस देश के लिए, जिन लोगों के लिए हम इतना बड़ा सेक्रीफाइस, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, वहाँ के लोगों के बीच में सिविक सेंस नहीं है, तो कैसा फील होता है? बुरा लगता है डेफिनेटली। ये लगता है कि शायद जिस देश के लिए हम लोगों ने इतना करा, आज कितना करप्शन हो रहा है, कितना वो, डेफिनेटली ये एक फीलिंग है जो आती है। लेकिन देखिए, आपको देखना पड़ेगा, भारत एक डेवलपिंग नेशन है जी। जब हमें आज़ादी मिली हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर राष्ट्र की तरह हमारी भी कुछ वीकनेस है, जैसे आपने बोला सिविक सेंस, क्लीनिनेस। आई थिंक ये एक इतनी बड़ी चीज़ है जिस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक इसका रीजन ये भी हो सकता है पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो
कुछ तरीके से हमें फायदे भी पहुंचा रहे हैं, जी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ भी है, बट काफी जगह उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि पॉपुलेशन कई बार लाइबिलिटी भी बन जाती लाइबिलिटी भी है, क्योंकि आपके जितने संसाधन है, जितने रिसोर्सेज है, वो जितने ज्यादा लोगों में बटेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। है। जी बट मुझे ये लगता है कि अगर हम सब लोग एक साथ आए और अपनी जो भी हमारी पॉपुलेशन है, इसको एक अपनी स्ट्रेंथ बनाए, जी और आज की डेट में आप मैं जैसे यूएस में था, मैं सिलिकॉन वैली में टाटा ग्रुप की तरफ से 1 महीने रहा था, उनका पूरा इनोवेशन को स्टडी करने के लिए। ओके फेसबुक और उनका ये जितने गूगल वगैरह सारी हाँ, कंपनियों का सारे हमने Silicon स्टडी किया Valley टाटा ग्रुप की तरफ से। जी तो हमने रियलाइज किया कि उनके जो इनोवेशन हो रहे हैं उसमें 70% लोग पीछे इंडियन है। क्या बात है, तो दिमाग और मेहनत करने की वो जो ताकत है ना। वो इंडियन में बहुत है, लेकिन कई बार हम उसका गलत तरीके से यूज करते हैं। अगर हम अपनी शक्तियों को संचालित कर लें और सही डायरेक्शन में ले जाएं, तो हमें एक डेवलप नेशन और वन ऑफ द टॉप नेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे अंदर दिमाग है, मेहनत करने की ताकत है, जो बाकी लोगों में नहीं है। यूएस में टेक्निकल जीरो है लोग, बहुत कम लोग हैं। सारे इनोवेशन उनके इंडियन कर रहे हैं, लेकिन क्यों इंडियन जा रहे हैं? लेकिन फिर भी इंडिया इतना डिपेंडेंट है यूएस की टेक्नोलॉजीज पे। चाइना ने अपना गूगल बनाया, उनके पास अपना सोशल मीडिया है, उनके पास अपने पेमेंट सिस्टम है, उनका अपना जीपीएस नेटवर्क है। दे आर एक्चुअली सेल्फ रिलायंट। यस, रसिया भी अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, कोई गूगल, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, उनका अपना सैटेलाइट। तो आज के डेट में इंडिया इतना ज़्यादा यूएस की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। गूगल मैप और जीपीएस के बिना हम जी नहीं सकते। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, जिसके लिए हम ये चैनल के लिए बना रहे हैं, वो भी यूट्यूब ही है। क्यों हमारे पास अपना कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है? जब अंबानी साहब इतने पैसे वाले, अडानी साहब है, इतने रिच लोग हैं, अगर हम इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स खोलने वाले लोग हैं, तो इनका रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्यों नहीं है? इंडिया कब तक डिपेंडेंट रहेगा यूएस पे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरीके से अभी आप यूएस का एटीट्यूड देख रहे हैं जी, विच इज लाइक माई वे और हाईवे, कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, राइट? सो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही होना है। आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। ओनली थिंग इज एग्जीक्यूशन। हमारे कंट्री में करप्शन बहुत इनहेरेंट हो चुका है, तो काफी चीजें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती। और कितने लोग जो हमारे रियल ब्रेन है वो यहां से चले जाते हैं दूसरी जगह और काम करते हैं। अगर जैसे मैं पूरे गूगल की टीम से मिला था, गूगल की टीम में 60% लोग थे जिन्होंने उनका डेवलप किया इंजन वगैरह, वो इंडियंस थे। कितने सीईओज इंडियन है। तो सुंदर पिचाई जो मेन चीफ है वो इंडियन है, और उनके टेक्निकल पीछे भी बहुत इंडियन थे। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन में वो नहीं है। ओनली थिंग हमें यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, लेकिन बहुत पीछे है। तो अभी बहुत स्टेप लेने हैं गवर्नमेंट साइड से, प्राइवेट। देखिए, प्राइवेट भी जो कंपनी होती है उनका काम केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका काम ये भी होता है कि अपने देश की क्या नीड है और उस पर आप कितना काम कर सकते हैं। मतलब मैं टाटा ग्रुप के बारे में कह सकता हूँ, जब भी हम लोग की मीटिंग्स होती हैं, वो होती हैं, उसमें एक प्रॉफिट इज ओनली वन पार्ट, बट देश को, सोसाइटी को क्या जरूरत है। जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की नीड कितनी फील हुई थी जब बीच में ये इशू आ गए थे पूरी सप्लाई चेन। तो सेमीकंडक्टर का हुआ कि शायद इसमें हमें बहुत साल तक प्रॉफिट नहीं हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर की सप्लाई लाइन मैन्युफैक्चरिंग में इट्स ए वेरी कैपेक्स इंटेंसिव यूनिट, बहुत लगेगा। बट दैट्स ए कॉल वी हैव टेकन कि देश के लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एज ए राष्ट्र, गवर्नमेंट को ही नहीं, प्राइवेट को भी आगे आना पड़ेगा, प्लेयर्स को, देश को आगे आना पड़ेगा। हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स हैं तो क्या हुआ, फिर भी हम अपने देश में रुकेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो एक बार ये इकोसिस्टम एक साथ चलने लगे ना राहुल, हमें कोई नहीं रोक सकता। इंडिया विल बी नंबर 1। अगर आज मोदी साहब मन की बात में एक स्टेटमेंट दे दे कि देशवासियों, मित्रों, ये है facebook.com का ऑल्टरनेटिव वेबसाइट, अभी जाके साइन अप करो, सारी पोस्टिंग आज से यहाँ होगी। ये है youtube.com का ऑल्टरनेटिव वेबसाइट, इस पे साइन अप करो, इस पे वीडियोस कंटेंट अपलोड करो, और सब यहीं पे एडवर्टीजमेंट हम बेचेंगे। ऐड का पैसा भी यूएस को क्यों जा रहा है? करेक्ट। लाखों करोड़ों डॉलर हर महीने ऐड के माध्यम से फेसबुक ले रहा है। बिल्कुल, हमारे लोगों को ही ऐड दिखाने के लिए उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है तुरंत पब्लिक शिफ्ट हो सकती है। मुझे लगता है इंडिया में भी इतने रिच लोग हैं कि चाहे तो 6 महीने के अंदर में ना ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करके इतने IITian यूएस में जाके सिलिकॉन वैली को सजा सकते हैं। तो क्या इंडिया को आगे नहीं बढ़ा सकते? वो डेफिनेटली,
मतलब इन टर्म्स ऑफ ब्रेन पावर हम वो डेवलप कर सकते हैं। क्या कोई और पॉलिसी है पॉलिटिकल जो जानबूझकर नहीं चाहती कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए? देखिए, या यूएस से डर है? नहीं, यूएस से डर नहीं है मेरे ख्याल से। एक तो ये कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इसमें इतने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट? तो जैसे आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर बोले तो देयर विल बी शिफ्ट, बट नॉट एवरीबडी विल शिफ्ट, राइट? बिकॉज और जैसे ही होगा वो फेसबुक अपने आप को और चीज़ें फ्री कर देगा, सब कुछ करेगा। सो दैट विल बी ए कॉन्शियस डिसीजन कि भाई मैं इस प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होना है या नहीं होना है, राइट? जैसे अभी एक इंडियन प्लेटफॉर्म कुछ दिन पहले और आया था व्हाट्सएप का, काफी लोगों ने शिफ्ट भी करा, जो होने लॉन्च किया, बिल्कुल, बट वो अभी भी उतना नहीं हो पाया। तो देखिए लेवल का नहीं बन पाया। हाँ, तो पहली बात तो है कि फेसबुक, गूगल ये लगातार इंप्रूवमेंट अपने आप करते रहते हैं। तो ये इतने 20 साल में यहाँ तक पहुंचे, राइट? हमने शायद अभी लेट स्टार्ट करेंगे, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ इंटेंट जो आप बोल रहे हो, ये बिल्कुल होना चाहिए। नॉट ओनली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट एवरीवेयर। इंडिया के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो ब्रेन पावर है जो उसके लोग दूसरे देश के लिए डेवलप कर रहे हैं जाके। आप उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, मनी दीजिए, दे विल डू इट फॉर यू एंड स्लोली दैट चेंज कैन कम। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नेशन फर्स्ट केवल एक सोल्जर की भूमिका नहीं है कि वहां लड़ना है। नेशन आपका तभी डेवलप होगा जब हर आदमी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, हर आदमी ये सोचेगा कि मुझे देश को बढ़ाने के लिए करना है, मेरी इनकम इज अ सेकेंडरी। आप देखिए, देन नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप अस। करेक्ट, राइट सर। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। तो ये जो रसिया से हमने SU-400 एंटी मिसाइल इक्विपमेंट लिया है, ये कितने सिटीज को प्रोटेक्ट कर रहा होगा? हमें कई बार, जब ये पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब काउंटर अटैक किया था पाकिस्तान ने, शायद उन्होंने मिसाइल भी छोड़ी थी जो हरियाणा में गिरा निष्क्रिय होकर। तो क्या हम दिल्ली में जब सो रहे हैं, जो हमारे महानगर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो मेन फाइनेंशियल हब हैं, तो क्या वो 100% प्रोटेक्टेड हैं? आज यूएस भी चाहेगा तो क्या हमारे ऊपर अटैक करेगा तो क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट है और सेफ है? देखिए, कोई भी ये जो SU-400 है, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? एयर डिफेंस सिस्टम में क्या होता है कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो टॉप पे आपके SU-400 है, उसके बाद हमारी AD गन्स हैं, उसके बाद आकाश है जिसके अंदर अलग अलग मिसाइल्स आती हैं, लास्ट में आपकी स्मॉल गन्स है, उसके नीचे ड्रोन टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। तो इन सब की रेंज होती है। जैसे कोई भी इंडिया की एक रेंज है, इंडिया की अगर रेंज के कोई 200 किलोमीटर में आएगा तो उनको अलर्ट मिल जाता है हमारे मॉनिटर में कि कोई वो चल रहा है। जब वो 100 किलोमीटर पे आएगा तो आपका क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहा है। इट्स ए मिसाइल, इट्स ए एयरक्राफ्ट, इट्स ए ड्रोन। तो वो स्पीड ही बता देगा कि भाई एयरक्राफ्ट है कि नहीं। हाँ, स्पीड वो आ जाता है। जैसे ही वो, तो फिर उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, जैसे ही वो हमारी बाउंड्री उस जगह से वो लॉक हो जाएगा, मतलब हम उसे अपने सिस्टम पे लॉक कर लेंगे। जैसे ही वो इंडिया का क्रॉस करेगा, यहां से एप्रोप्रिएट, मान लो क्या है, एयरक्राफ्ट है तो SU-400 जाएगा, दूसरी स्मॉल मिसाइल जाएगी अगर कोई दूसरी चीज है, अगर कोई और छोटी चीज है, उनकी छोटी मिसाइल है या कुछ और उन्होंने भेजा है तो और जाएगा, वो जाके उसको इंगेज करेगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है, हर एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ कैपेबिलिटी होती है। मतलब एक टाइम में आज सपोज 1000 टारगेट को इंगेज कर सकते हो। उधर से 5000 टारगेट अगर 5000 टारगेट आ गए तो ऑब्वियसली वो 1000 को इंगेज करेगा, जब तक दूसरों को करेगा वो आके आपके गिर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी होता है, तो वो उसमें आपके इंश्योर करेगा कि कोई भी जो हाई इंपैक्ट टारगेट है वो ना बच पाए। लेकिन ये मान के चलिए, जैसे ड्रोन है, वो ड्रोन आके फट सकते हैं, आप उसको 100% कोई नहीं रोक सकता। तो इतना रिस्क तो हमेशा रहता है कि आपका अगर दुश्मन बिल्कुल ही वो है कि वो आपकी जो, तो इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी एग्जॉस्ट करना। आपको पता है कि इनके एयर डिफेंस की सिस्टम 1000 है, आपने एक साथ 2000 कर दिए, तो वो 2000 में जो टॉप 1000 है उनको न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी उसमें से कुछ आके नीचे गिर जाएंगे, बट वो लो इम्पैक्ट होंगे। अब वो लो इम्पैक्ट कितना आपको इम्पैक्ट कर पाते हैं, ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। तो जो आप बोल रहे हैं 100% सेफ, 100% सेफ कुछ नहीं है। अभी तो पाकिस्तान था जिसमें उसने चाइना और टर्की के जो ड्रोन और इक्विपमेंट यूज किए थे। यस, यूएस की जो पावर है वो काफी ज्यादा है। यूएस क्या करता है, यूएस ऑल्सो डज दैट काउंटर जैमिंग। काउंटर जैमिंग क्या होता है कि जब वो अपने मिसाइल भेजता है तो वो सिग्नल भेज के जो आप उसके कैच कर रहे हैं उनको जैम कर देता है कुछ टाइम के लिए।
और उसको स्मूथ वे मिल जाता है। करेक्ट। तो जैसे वेनेजुला पे जो इन्होंने करा, जी, वेनेजुला के पास भी आर्मी थी, कैसे जी। इतने सारे 200 एयरक्राफ्ट अंदर घुस गए। उन्होंने पहले उसका जैमिंग स्टार्ट किया, उनके इक्विपमेंट को जैम किया, जब तक उन्होंने रीबूट करके वो दूसरे उस पे आए, वो लोग अंदर घुस गए थे। इसीलिए आप देखिए ना, इतनी कम कैजुअलिटी में जी, वो अपना आराम से उठा कर तो ले गए। ये केस इंडिया के साथ नहीं है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ यूएस से, दूसरा क्या है, यूएस हमसे बहुत दूर है। तो यूएस से अगर चलेगी तो हम उसको बहुत आराम से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यूएस वो अपने इक्विपमेंट पाकिस्तान पाकिस्तान में में करके कर रहा है तो डिफिकल्ट होगा, और उसमें से कुछ आएंगे। लेकिन हम उसको रिटेलेट कर सकते हैं। जैसे हमने ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है, विच इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट लीथल ओके एंड वन ऑफ द चीपेस्ट, जो इस तरह की इंटरनेशनल मिसाइल बनी है इसके रेंज की, वो इससे 6 गुना ज्यादा कॉस्ट है। उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। तो जैसे ही ऑप सिंदूर के बाद हमारे पास ऑर्डर भरे पड़े हैं, इसलिए हमने लखनऊ में ब्रह्मोस की नई फैक्ट्री खोली है। क्या बात है। और जब अब हम दुनिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया इज डूइंग ग्रेट। और जब हमने किन्रा हिल में हिट किया था ब्रह्मोस को और उनके एयरफील्ड पे, तो खाली पाकिस्तान नहीं, अमेरिका भी हिल गया था। क्योंकि उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास जब वो आया था, तो जो यूएस के भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो भी उसको रोक नहीं पाए थे, नहीं समझ पाए। तो इसलिए हमारे पास पावर है। हाँ, हमें उस पर काम करने की जरूरत है आगे, लेकिन हम अपने देश को सेल्फ डिफेंस के लिए सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत यूएस के नुकसान पास हो जब इतनी टेक्नोलॉजी है, तो वो यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के क्यों नहीं रशिया के ऊपर वो उतना नुकसान पहुंचा पा रहा है? नहीं, वो वहां पे इक्विपमेंट भेज रहे हैं, लेकिन रशिया भी, मैं कह रहा हूँ ना, रशिया भी तो एक सुपर पावर है। रशिया के पास भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नहीं काउंटर कर पा रहा है रशिया को। रशिया, देखिए, पहली बात तो क्या, रशिया, अमेरिका अपने 100% इक्विपमेंट यूक्रेन में डालना चाहता है? नहीं, वो कुछ ही डाल रहा है। हाँ। लेकिन वो यूक्रेन को इतना पावरफुल बना के रख रहा है कि वो सरवाइव कर पा रहा है इतने साल से रशिया के अटैक को। नहीं तो नहीं कर सकता था ना अब तक। तो रशिया मस्ट हैव कैप्चर्ड द वर्ल्ड। नॉट ओनली यूएस, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो हेल्पिंग। आप देखिए ना, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके, दे आर कंटिन्यूअसली सपोर्ट। नहीं तो यूक्रेन नहीं टिक सकता था। तो वो उसको प्रॉक्सी बना के लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ भी नहीं डालना चाहते वहां पे। ऑब्वियसली दे वांट टू कीप इट इन देयर कंट्री आल्सो, बट दे वांट दैट बैटल टू कंटिन्यू, जिससे कि रशिया हमेशा इंगेज रहेगा वहां पे। तो समझ गया। और आज की डेट में किसी भी कंट्री पे इमीडिएट करके पूरा स्वैप करना आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो फाइनली आप बम गिरा दोगे, लेकिन जब आपके सोल्जर अंदर जाएंगे तब तो आपको मैन टू मैन फाइट करनी पड़ेगी ना। जी, समझ गया। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यूएस इसलिए भी डायरेक्टली इंडिया के साथ नहीं इंगेज होगा वॉर लाइक सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया को मार्केट की तरह देखता है, और इतना बड़ा मार्केट है उसको कहीं नहीं मिलेगा। चाइना तो ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस कर बंद करके बैठा है। करेक्ट। नहीं, इंडिया एक मार्केट भी है। दूसरा आप रियलाइज करिए, जो इंडियंस है वो उसकी इकोनॉमी को, जो यूएस सारे टैरिफ लगा रहा है, बट ही ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि इस समय यूएस की जो रियल इकोनॉमी है इंडियंस चला रहे हैं जी। काफी चाइनीज भी है वहां पे, और मैक्सिमम इंडियंस है जो कि यूएस की इकोनॉमी चला रहे हैं। तो इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। लेकिन क्या होता है, कहते हैं ना, इंटरनेशनल में देयर आर नो परमानेंट एनिमी और फ्रेंड, इट्स ऑल बिकमिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो इस समय पाकिस्तान को, उसको सपोर्ट करने में यूएस के सारे जो भी उसके ऑप्शंस है वो उसको मिल रहे हैं। इंडिया इज ए कंट्री which takes things on his own term, कि I will do it on my own term, whereas पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। जी, तो जी, जैसे बोलो वैसे नाचेंगे। तो एज ए नेशन, अगर आप कल को इंडिया भी उसके सामने जो यूएस बोले करने को तैयार हो जाए, वो कल हमारे भी गीत गाने लगेगा। उस इंडिया इज ए मच बिगर, बट इफ यू वांट टू बी ए पावर एट द वर्ल्ड मैप, देन यू नीड टू टेक सम स्टैंड ना जी। तो अगर आप झुकते ही रहोगे तो फिर आप कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे। राइट। तो इंडिया हैज मेड अ स्टैंडिंग, बट वी हैव पेड अ प्राइस आल्सो फॉर दिस। करेक्ट। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट फॉर टुडे। आने वाले समय में तो और भी पॉडकास्ट में करना चाहूँगा आपसे। आपका अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है। देश के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जस्ट एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। जो हम इस आज़ादी को आज इंजॉय कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, और हमें पता है हम वापस आ जाएंगे। कोई हमें कुछ रास्ते में पाकिस्तान के लोग आके हमारी चीज़ों को नहीं लूट लेंगे, राइट। जो सेफ्टी,
जो सुकून, रात की नींद आप सोते हैं, आपको पता है कि जब सुबह उठेंगे आप अपने देश, आजाद देश में ही होंगे। जी तो ये जो कॉस्ट ऑफ फ्रीडम है, जी हमने इसको रियलाइज करना बंद कर दिया, हमने इसको ग्रांटेड ले लिया। जैसे हवा, तो जब कोविड में पता चला हवा या ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है जी जिसके बिना, उसी तरह फ्रीडम, आप उनसे पूछो जिस कंट्री के पास फ्रीडम नहीं है, या हमारी क्या हालत थी 1947 से पहले। आप कितने भी अमीर हो सकते हो, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है तो सब यूजलेस है। राइट। लेकिन ये फ्रीडम फ्री नहीं है। ये फ्रीडम आज भी एक सोल्जर बॉर्डर पे बैठा हुआ इसके लिए कॉस्ट अदा कर रहा है, चाहे वो अपनी प्राण दे या वो अपना लाइफ दे। तो आपको ये चीज को रियलाइज करना पड़ेगा और आपको एक ऐसा सिटीजन बनना पड़ेगा कि आपकी आर्म फोर्सेस आपके ऊपर गर्व कर सके जी कि मैं, ये जो मेरे देशवासी है, इसके लिए मैं लड़ने जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। तो आपको अपना ये फर्ज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हमारे देश में आर्म फोर्सेस की जो इज्जत है और जो हमारी जनता उन्हें जहां रखती है, अगर वो कम हो गई तो कोई अपने बच्चों को आर्म फोर्सेस में नहीं भेजेगा, कोई माता नहीं भेजेगी, कोई वाइफ, कोई नहीं बोलेगा कि आप आर्मी में जाइए। और उस दिन से, जिस दिन हमारी एक शक्ति कम हो गई, हमारी इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल सब शक्तियों का मीनिंग खत्म हो जाएगा अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं है। तो ये आज के यूथ को समझना होगा कि देश की इस रक्षा के लिए क्या कुर्बानी दी जा रही है। बहुत बढ़िया। और दूसरा, आप जो भी कुछ है, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं या टेक्नोलॉजी में हैं, जो मैंने पहले बोला, यू कैन बी ए सोल्जर इफ यू इंटेंड टू बी। हम सब एक सैनिक है, बिना यूनिफॉर्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरा लक्ष्य है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर भी एक सोल्जर की तरह काम कर सकता हूं। आपको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं है राइट। देश के लिए। राइट। जहां पे भी यहाँ पे आप सच्ची ईमानदारी, निष्ठा और देश को आगे रख के काम करिए, तो जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, क्लीनिनेस, सिविल सेंस, करप्शन, सब अब अपने आप खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो गई, उस समय इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर दिमाग है, शक्ति है, साहस है, हमारे पास मैन पावर है। शायद ये जो कुछ चीजें ये हमें पीछे खींच रही हैं। डिसिप्लिन की कमी है हमारे देश बिल्कुल। में। स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है ना कि ये बच्चों के लिए था, हम बड़े हो गए, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यही वजह है जापानीज इतने ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं कि वो पूरे देश को, एक छोटा सा कंट्री, पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी में लोहा मनवा चुका है। और इंडिया इतना सामर्थ्य है, उसके बावजूद भी डिसिप्लिन की कमी की वजह से थोड़ा सा, मतलब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शायद अगर डिसिप्लिन होते तो हम कहीं आगे 150 करोड़ लोग, या। तो हम शायद यूएस के ऊपर होते आज। आप देखिए ना, इंडियन आर्मी में और सिविल में क्या है, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, ये नींव है, ये आपके वैल्यू सिस्टम है, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, बीइंग डिसिप्लिन, जी, डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए इंडियन आर्मी इतना अलग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। लोग तो वही है ना, इसी सोसाइटी से ही जाते हैं। क्यों वो अलग हो जाते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग से लेके माइंडसेट से वो डिसिप्लिन उनके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है जी, एंड वो उसी तरह से जीते हैं। अगर आपके आर्मी में कोई सीरियस मीटिंग हो रही हो, कोई बड़े ऑपरेशन की बात हो रही हो, या ड्यूटी पे हो और वो इनडिसिप्लिन शो करता है कोई जवान, तो उसके साथ कैसा स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाता है? तो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो हम लोगों का बहुत क्लियर रूल है कि आपके ओपिनियन डिफर हो सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन है, क्योंकि आर्मी की बुनियादी एक डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कल की लड़ाई में ऑफिसर बोलेगा आप इधर चलो, एक जवान इधर जाएगा, इधर जाएगा, शुरू हो जाएगी वहीं पे। करेक्ट। तो वहां पे आपको चेन ऑफ कमांड, आप अपना, जब प्लानिंग हो रही है आप अपने सब इनपुट दीजिए, लेकिन जब एक बार फाइनल अटैक प्लान बन गया तो चाहे आपका मन था या नहीं था, एवरीवन हैज टू फॉलो दैट। और अगर कभी भी ऐसा होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, तो आर्मी के अंदर प्रोसीजर होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है उसकी, पूरा इट्स लाइक जैसे आपका केस चलता है उस तरह का इंटरनल इंक्वायरी होती है। okay. और अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। कई बार लोगों को इवन सर्विस से डिसमिस भी किया जाता है। तो हम लोग डिसिप्लिन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। आज के कॉर्पोरेट्स में जेनजी हैं, यूथ हैं, जॉब पे जाते हैं, और जब वो वर्क प्लेस पे, जैसे मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, तो एम्प्लॉय जब काम कर रहे हैं, कोई एक एम्प्लॉय पर्सनल चैट में इंगेज हो रहा है ना, दोस्तों से चैट करने लग रहा है, जबकि ही इज गेटिंग पेड और शी इज गेटिंग पेड फॉर द वर्क टू डू एट द ऑफिस, बट उस दौरान वो चीटिंग कर रहा है, उस अपना फोकस हटा के काम से जिस ड्यूटी को करने के लिए आया है, और वो पर्सनल चैट में, पर्सनल नेट सर्फिंग में, वीडियो देखने में, रील देखने में लगा रहा है।
और उसके बाद अगर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है तो कहा जाता है कि यहाँ टॉलरेंस नहीं है, इनटॉलरेंस है, बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे यूथ को क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, मैं इन यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो जो भी आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू सिस्टम होता है। वो वैल्यू सिस्टम एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर, जैसे घर बनता है ना, तो घर की मजबूती तभी आती है जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो ये वैल्यू सिस्टम जो है ये वही फाउंडेशन है। तो इस वैल्यू सिस्टम में कुछ चीजें आती है, विच इज योर डिसिप्लिन, योर डिटर्मिनेशन, योर ऑनेस्टी फॉर योर वर्क, विच वी कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म जी। एंड ऑल्सो, मतलब बीइंग ए फौजी, आई ऑलवेज से योर नेशन, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर नेशन। अगर आप किसी प्रोफेशन में जाएं और आप इन चीजों को अपना एक बैकग्राउंड लेके चले, अपने काम को ही ऑनेस्टी से करें, आप ऑनेस्टी के साथ करिए, प्रोफेशनलिज्म से करिए। काम के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, वो फ्रीडम आपकी है, लेकिन काम के वक्त क्या आप पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं, वो आपको एक बहुत ऊपर ले जाएगा। और आप देखेंगे जो इस तरह के यूथ होते हैं, तो साथ हो सकता है दो लोग साथ चले, लेकिन जिसके अंदर ये डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर ये डिसिप्लिन होता है, वो यहाँ पहुंच जाएगा और दूसरा ये रहेगा। तो चॉइस आपकी है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हैं। तो वो चॉइस आपकी है, आप करना चाहते हैं। बट ये अगर आप ये फॉलो करेंगे, एक बेसिक फाउंडेशन सिस्टम, कुछ भी फील्ड हो, यू विल ग्रो एंड यू विल डू वेल। बहुत बढ़िया। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आप आए हैं तो आपके रिस्पेक्ट में या इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा पोएम पढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू। ये ट्रिब्यूट आपकी सर्विस के लिए है, जो आपने देश के लिए दिया, जो सेक्रीफाइसेस किए, जो इंजरीज ली, परमानेंट इंजरी, इंसान का एक नाखून टूट जाए, छोटी सी उंगली कट जाए, तो वो जीवन भर रिग्रेट करता है कि वो मेरी खूबसूरती में थोड़ी कमी रह गई। मुझे लगता है कि लोग टैटू से उतने खुश नहीं होते होंगे जितना आप उस इंजरी को देख के प्राउड फील करते होंगे कि इस देश की सेवा में मैंने ये लिया है। और मुझे कभी भी, पहले भी बात कर रहे थे पॉडकास्ट के पहले, और आपने बोला कि मुझे प्राउड है कि मुझे ये इंजरी है, ये मेरे लिए एक श्रृंगार है, मेडल की तरह है कि मैंने देश के लिए ये अचीव किया, ये मेडल है मेरा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैं ये पोएम उसी इमोशन के साथ आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ ये पोएम है जो मैं बचपन में पढ़ा करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी दिन के लिए मैंने ये कविता पढ़ी थी और मुझे मेरे जहन में आया कि आई मस्ट डेडिकेट दिस पोएम टू यू एंड द एंटायर इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस प्रशासन, सब लोग जो हम देशवासियों को चैन की नींद सोने का लग्जरी दे रहे हैं। जब गाजा पट्टी पे लाखों लोगों के घर उजड़े ना, तब हमें वैल्यू महसूस हुई कि हम कितने सेफ कंट्री में हैं। बिल्कुल। जब यूक्रेन पे बमबारी हुई और लोग रोते हुए वीडियो में दिख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लहूलुहान है, घर जो एक जीवन में लोग जीवन भर कमाता है, मेहनत करता है और उसको एक सेकंड नहीं लगता पलक झपकते वो सब कुछ वीरान पड़ जाता है, तो हमें प्राउड फील होता है कि हम बहुत लकी हैं दैट वी आर बोर्न इन इंडिया एंड वी हैव इंडियन आर्मी टू प्रोटेक्ट अस। Thank you very much. So thank you so much for being part of this podcast, the Rahul Ranjan Show. और आई होप कि फिर से आपसे मिलने का मौका मिले Definitely. और हम ऐसा फिर से पॉडकास्ट करें। Thank you very much, Rahul, and जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आज की कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म होती है, लेकिन जो बात आज समझ आई है वो यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। हम रोज अपनी जिंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे लड़ते हैं, ट्रैफिक, डेडलाइंस, ओपिनियंस, कंफर्ट, और कभी कभी भूल जाते हैं कि जो हम जी रहे हैं वो किसी और के बलिदान का रिजल्ट है। आज हमने सिर्फ एक सोल्जर की कहानी नहीं सुनी, हमने एक जिम्मेदारी को महसूस किया है। हमने समझा है कि नेशन फर्स्ट सिर्फ एक स्लोगन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है जो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी से चुकाते हैं। कैप्टन अखिलेश सक्सेना जैसे लोग जब बैटलफील्ड पर खड़े होते हैं तो वो सिर्फ बॉर्डर्स डिफेंड नहीं करते,
वो हमारी नींद, हमारी सपने और हमारे फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जब वो घर लौटते हैं तो वो अपने जख्मों के साथ भी शोर नहीं करते, बस चुपचाप कह देते हैं मैंने अपना फर्ज निभा दिया। शायद आज के बाद जब हम रात को चैन की नींद सोए तो एक पल के लिए सोचना ये चैन किसके दम पे है। ये एपिसोड सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये एपिसोड याद रखने के लिए था। इंडियन आर्मी को सैल्यूट नहीं, समझ भी चाहिए। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जय हिंद, जय भारत।